It should be like hi AIR5 Harshita. Yes, absolutely. Hi AIR5 Harshita. Hi AIR5 Congratulations बेटा. Harshita. नहीं सर, पूरा नाम बोलना पड़ेगा. हाय AIR5 हर्षिता आनंद. Yes sir. Yes, sir. सबसे पहले तो ये बताओ बेटा, आपको फीलिंग कैसी आ रही है अभी फिलहाल, मतलब क्या तो फील? मैंने रिजल्ट खोला ही नहीं, तो सबसे पहले मैंने वो मेरिट लिस्ट ही खोली थी. अच्छा, तो मैंने नाम देखा और फिर तो मैंने वो कहा भी रोल आपने खोली क्या? कब खोली थी? कल 2 बजे ही. कल 2 बजे खोली थी? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ, मतलब थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी. देन आई ओपन और फिर मतलब ऐसा अच्छा कि वाओ इतना अच्छा. उसके बाद मैंने फिर रिजल्ट खोला. क्या बात है, वेरी क्या गुड. बात है, confidence इसको आपको था कॉन्फिडेंस पेपर के साथ. बोलते हैं एक्चुअली. खतरनाक पहले कॉन्फिडेंस. मेरिट लिस्ट देखेंगे, उसके बाद फिर रिजल्ट देखेंगे. क्या बात है. गजब. बहुत बढ़िया. सुपर ये सुपर. तो कॉन्फिडेंस बच्चों को, बच्चे रिजल्ट चेक कर लेते हैं. एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने उनको बताया कि तुम्हारा रैंक आया है. अरे लास्ट 2 वाह. अटेम्प्ट में ऐसा हाँ हुआ है. हाँ. लास्ट 2 अटेम्प्ट में ऐसा हुआ है कि बच्चे मेरिट लिस्ट चेक ही नहीं करते. सर मैं बहुत दूर पास हो गया. ओह. वेट. बहुत बढ़िया. हर्षिता ने, सर मैं बताऊँ, सबसे ज्यादा परेशान किया है. अच्छा, नहीं हर्षिता ने मेरे को ज्यादा परेशान नहीं जब किया, जब बट जब मेरे को हर्षिता का नाम आया तो मेरे को तो नींद में भी हर्षिता का नाम याद था. ऑनेस्टली बताऊँ, हर्षिता आनंद तो मेरे को नींद में भी याद था. ओके. तो हर्षिता, क्या माहौल फिर घर पे? घर वालों को क्या कहना है? कैसी बहुत. फीलिंग है? पापा तो रोने लग गए थे. अरे वाह. खुशी. वाह, मम्मी वेरी पापा सब खुश थे. ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. तो चलिए भाई साहब, सारे के सारे जो CS कार्ड इंडिया के परिवार के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले तो वो वाले बच्चे जो कि अभी आने वाले एग्जाम के अंदर जून 2024 एंड ऑनवर्ड्स अपने एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए. और दूसरा, जो बच्चे ऑलरेडी अपना एग्जाम दे चुके हैं और CS कार्ड इंडिया के फैमिली का हिस्सा है काफी समय से, आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला एक क्या कह सकते हैं इस चीज को, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लेके आए हैं विथ नन अदर देन द AIR5 हर्षिता आनंद, जिन्होंने अपने मार्क्स चेक करने के पहले, अपने रिजल्ट चेक करने के पहले सबसे पहले क्या देखा कि क्या मेरिट लिस्ट के अंदर मेरा नाम है या फिर नहीं है. दिस इज अ कॉन्फिडेंस जो कि हमें अपने अंदर रिपोज करना होता है, उस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी होती है कि इस कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप रिजल्ट जो है वो देख पाए. और हियर वी गो. हर्षिता आनंद ने ना कि सिर्फ अपना ऑल इंडिया रैंक जो है वो लेके आया है 5वें नंबर पे, बल्कि मैं ये भी आपको बता दूं कि 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर इन्होंने एग्जाम्शन जो है वो भी क्लेम किया, जिसमें से एक सब्जेक्ट CMSL. काफी सारे बच्चे कहते हैं कि सर CMSL की जो लैंग्वेज है वो समझ में ही नहीं आती है, पता नहीं कैसे लिखे, पता नहीं क्या करे. तो आज पूछेंगे हर्षिता से कि आखिर ऐसा क्या किया था कि CMSL के अंदर 67 मार्क्स जो हैं वो हासिल किए. फिर सेकंड, अगर मैं SBI के बारे में बात करूं, सर बोले इतना प्रोसीजर है, कौन याद करेगा, कौन पढ़ेगा, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो उसके अंदर 66 मार्क्स हैं. फिर इसके बाद में कंपनी लॉ, बोले सब पूरा समंदर का समंदर है, इतने बड़े समंदर का सिलेबस अगर कंप्लीट होगा भी तो कैसे होगा, और एग्जाम के एक दिन पहले कैसे इसे हम कंप्लीट कर पाएंगे, उसके अंदर 65 मार्क्स है. और फिर उसके बाद में सर ECIPL, बोले फेमा, फेरा, इसकी माँ, उसकी माँ, सबकी माँ, सर कैसे पढ़ेंगे, बोले इतने सब चीजों को. वहां पे 60 मार्क्स जो है वो हर्षिता ने यहाँ पे सिक्योर किया. राइट. तो ऑब्वियसली बात है कि इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए हर्षिता ने बहुत कुछ चीजों को सेक्रीफाइस किया होगा, बहुत मेहनत जो है वो यहाँ पे करी होगी, और अलग अलग तरीकों से कभी ऐसा भी हुआ होगा कि थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन जो है वो हुआ होगा. शायद कभी दिमाग में थॉट ये मे बी और मे बी नॉट, हमें लगता है बीइंग अ स्टूडेंट कि क्या ऐसा होता है कि दिमाग में थॉट आए कि शायद मैं नहीं कर पाऊं, और उसके बाद भी क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपको आ जाए. ये सारी चीजों के बारे में आज का डिस्कशन जो है वो रहने वाला है हर्षिता के साथ में, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ CS कार्ड इंडिया फैमिली, जो कि आज हमारे साथ में यहाँ पे है. ओके, तो बात करते हैं हर्षिता से कि कैसे हर्षिता ने इस पर्टिकुलर चीज को अचीव किया. तो हर्षिता, एक्सट्रीमली सॉरी, बट बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें आपसे कुछ ऐसे सवाल जो है यहाँ पे पूछने पड़ेंगे, जिनमें कि बहुत सारे कॉमन वाले सवाल होंगे कि रिलेटिव्स का क्या कहना है, या क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको डिमोटिवेट किया गया हो कि तुम ये नहीं कर पाओगे, या ऐसा नहीं हो पाएगा, या ऑल इंडिया रैंक लेके आना पहले से तुमने सोचा हुआ था, क्या परिवार वालों ने सोचा हुआ था, वगैरह वगैरह वगैरह. सो आर यू रेडी? यस सर. चलिए, तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस इंटरव्यू के अंदर.
और मैं चाहूंगा कि सूरज सर सबसे पहले आपसे सवाल पूछना स्टार्ट करें। हाय अर्शिता। Yes, सो sir. मेरे को एक चीज आप थोड़ी सी बताओ कि जैसे सीएस कार्ड इंडिया है, ठीक है ना, तो आपको सीएस कार्ड इंडिया के बारे में मालूम कहाँ से पड़ा, मतलब आपने और सीएस कार्ड इंडिया को चूज किया जो आपने, कि मेरे को सीएस Sir, कार्ड इंडिया से ही पढ़ाई करनी है। ईईटी भी आपने हमारे से ही पढ़ा है ना आई थिंक, और एग्जीक्यूटिव तो पढ़ा ही है, वो तो मेरे को पता ही है अच्छे से, ठीक है ना, इतने डाउट जो पूछे। तो आपको मालूम कहाँ से पड़ा सीएस कार्ड इंडिया के बारे में कि मेरे को अपनी जो प्रिपरेशन है वो सीएस कार्ड इंडिया से ही करनी है, और इवन एग्जीक्यूटिव में भी जो अपने बोथ ग्रुप हम लोगों से पढ़ा, तो इसके बारे में आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन और किस तरीके से आपको पता चला, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? सबसे पहले तो जब मैंने CSEET स्टार्ट करा था तो मैंने यूट्यूब से देखा था, मतलब सबसे पहले चैनल जो खुला था वो आपका ही खुला था। तो मैंने फिर उसी से पढ़ाई स्टार्ट की थी, डेमो क्लासेस ली थी एक दो जगह, और फिर मुझे मतलब CS कार्ट इंडिया का बेस्ट लगा था, तो फिर मैंने CSEET यहीं से लिया। एंड फिर जब मैं क्लियर हो गया था वो, फिर जब एग्जीक्यूटिव की बारी आई तो मैं श्योर थी कि मुझे यहीं से लेना है। पर बहुत बारी ना, मतलब जिससे बहुत सारे रूमर्स होते हैं कि ये अच्छा नहीं है CS कार्ट इंडिया, तो ऐसे मैंने बहुत सारे रूमर्स सुने थे कि यहाँ से नहीं लेनी ये वो। पर फिर इस महीने में मेरा 1 मंथ वेस्ट भी हो गया था, मैंने क्लासेस परचेज नहीं करी थी। पर ओके। फिर मैंने दूसरी जगह के डेमो क्लासेस देखे थे और मुझे मतलब कहीं और का समझ नहीं आया मुझे, जो मतलब मैंने टीचर से पढ़ा भी हुआ था और डेमो में भी CS कार्ट का ही अच्छा लगा, तो फिर मैंने परचेज कर ली। मतलब फिर जब मैंने खुद पढ़ के देखा तो मैंने देखा कि मतलब रोज डाउट सॉल्विंग सेशन तो रोज ही होते हैं, और मतलब तुम हैंड टू हैंड अपने डाउट पूछ सकते हो जो भी डाउट है। एंड मैंने क्लासेस भी जैसे लेट ज्वाइन करी थी, तो जो मैंने रिकॉर्डिंग से पढ़ा था, ऑल्दो मैंने लेट पढ़ा था पर मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था पूरा अपना। मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, जब भी डाउट पूछो सूरज सर तो हमेशा मतलब एंड टू एंड तभी के तभी रिप्लाई कर देते थे, और बाकी सब डाउट सेशन में भी हो जाते थे, व्हाट्सएप पे भी सॉल्व हो जाते थे, तो मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मतलब ये जो रूमर्स आपने जो सुने थे, तो ये रूमर्स मतलब अब तो यार वो ऐसा है कि हाथी चलते हैं, तो बाकी सब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं टॉपिक पे। बट जो आपने रूमर्स सुने थे जिसकी वजह से आपका 1 मंथ बर्बाद हो गया, वो आजकल होता है स्टूडेंट्स के साथ, तो वो रूमर्स में से क्या सही लगा, कुछ ऐसा लगा कि ऐसा कुछ सही है? सर मतलब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जैसे कहते थे कि वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं देते, फिर सिलेबस पूरा नहीं होता और मतलब ऐसे बच्चों को पागल बनाते हैं, ऐसा कुछ भी सुना था मैंने। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब डाउट सॉल्विंग भी रोज होते थे, क्लासेस भी रोज होती थी। और जैसे सूरज सर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो आपकी छुट्टियां भी थी, हाँ, पर तब सिलेबस बेबी हुआ कंप्लीट। था, सिलेबस कंप्लीट करवाया था ना टाइम पे, मैंने जो टाइम बोला था बाकी फैकल्टी से। और तो तो बहुत ही जल्दी हो गया था। सब मेरे को एक चीज समझ में आती है कि जब ऐसा हाँ होता सर। है कि मतलब रूमर्स वगैरह होते हैं मार्केट के अंदर, तो एक बहुत सिंपल सी बात होती है, मतलब अपने को खुद को एक चीज अच्छी लगती है, मतलब ठीक है थोड़ा सा वो टाइम पे लगता है कि यार ऐसे लोग मतलब कुछ भी अगर बोल रहे हैं तो कहीं उसमें कुछ सच्चाई तो नहीं है, कहीं ऐसा है हाँ तो नहीं हाँ। कि हम बच्चों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। बट एट द एंड ऐसा होता है कि जब ये रिजल्ट आते हैं ना, और उसके बाद में जो एफर्ट्स दिखाई देते हैं बच्चों के, उससे दूध का दूध और पानी का पानी जो वो हो जाता है, चीजें क्लियर हो जाती है बिल्कुल। और सब चीजें वहां पे समझ में आ जाती है। तो कहते हैं ना कि एग्जैक्टली हाथ एग्जैक्टली। कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पढ़े लिखे फारसी भारतीय। क्या। राइट सर। क्या तो बात। हर्षिता, इसके पहले कि अपन आगे बढ़े, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में कि मतलब आप 10th में कैसे थे, 12th में कैसे थे, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं सीएस के साथ में, और क्या करने की आपकी इच्छा है, कुछ और भी आप कर रहे हो या जो भी चीजें हैं आपके हिसाब से। और पहले से ही टॉपर थे क्या? राइट। सबसे पहले तो मैं मेरठ में रहती हूँ, तो मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी दर्शन अकेडमी से करी है बचपन से ही। ओके। और 10th में मेरे 94% मार्क्स थे और 12th में क्या 90 थे। तो मतलब मैं शुरू से ही मतलब अच्छा रहा है मेरा स्कोर, परफॉर्मेंस में अच्छी देती थी। एंड फिर पहले मेरे को 12th के बाद मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मुझे क्या करना है, मतलब मुझे CS के बारे में पता भी नहीं था। जैसे एक दो मेरे कजन्स एंड मेरी बड़ी सिस्टर है, तो मेरे दोस्तों में फ्रेंड्स वगैरह से कुछ मेरे CA वाले फ्रेंड्स भी हैं, तो उनसे मुझे पता चला था CS के बारे में। फिर मतलब मैंने फिर CS को चूज करा, मतलब मैंने 12th के बाद ही मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी थी, CS मैंने बाद में स्टार्ट करा है। और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, BCom कर रही हूँ साथ में। ओके। एंड फिर के साथ ही CSEET स्टार्ट किया था। गुड गुड। क्या बात, क्या फ्यूचर में क्या मतलब प्रैक्टिस करना है कि फिर जॉब करनी है। पहले मैं चाहती थी कि मतलब प्रैक्टिस करके मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, थोड़ी और नॉलेज गेन करूं, एंड फिर मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ मतलब। ओके नाइस। यस। आप साथ में लॉ भी कर रहे हो क्या, कि सीएस और बीकॉम कर रहे हो? कम कर रही हूँ खाली। सीएस और बीकॉम कर रहे यस सर। हो, क्या बात।
ओके, पाशु तो मैम। ये आपका, यस हाँ पाशु, प्लीज। नहीं पाशु मैम। सर आप कंटिन्यू कर लीजिए ना, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। नहीं मैं यही पूछ रहा था कि ये आपका, ये पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को मालूम है ऑनेस्टली, बट फिर भी मैं बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेरे को पता है अच्छे से। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या कोई और अटेम्प्ट लग चुके हैं आप? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट, पहली बार एग्जाम दिए थे ना आपने, और पहली पहली बार बार। एग्जाम में एकदम फोड़ दिया सीधा? और इसी में एक और छोटा सा सवाल आ रहा है, मतलब बच्चों ने मुझे पूछा था जब आज मैं क्लास में बता रहा था कि सीएस कार्ड इंडिया के परिवार से हर्षिता आनंद इज देयर जिसको AIR 5 आया है। तो बच्चे का एक सवाल वहां पे आया था कि कितने महीने आपने पढ़ाई की थी, मतलब CSWD के बाद में आपका CSWD जो है वो कब पास हुआ था, और आपका एग्जीक्यूटिव जो है जिसमें आपको रैंक आया है ये आपने कब दिया है, मतलब कितने महीने का गैप था दोनों के बीच में? सर एक्चुअली मेरे पास, मैंने जनवरी में दे दिया था तो मेरे पास टोटल 9 मंथ्स थे। ठीक पर है। जैसे कि कि मैंने बहुत सारे रूमर्स सुने थे, मतलब जनवरी के एंड में फरवरी के स्टार्टिंग में रिजल्ट आ गया था। हम्म। एंड बट मैंने फरवरी में भी क्लासेस परचेज नहीं की थी, मैंने मार्च के एंड में जाके क्लासेस परचेज करी थी। मींस ओके, मैंने अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था। अप्रैल से स्टार्ट किया था, यानी कि अगर अपन बात करेंगे तो अप्रैल मई 7 जून महीने के जुलाई आसपास। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि यस 7 से 8 महीने में अगर अपन पढ़ाई करेंगे तो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई हो सकती है और अपना यस बुक ग्रुप भी निकल सकता है। यस सर, और मेरा निकल फर्स्ट दौर निकल गया। राइट। तो गाइज वेरी ये गुड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसी चीजें देखिए कि सीएस कार्ड इंडिया जो है वो आप लोगों को पुश करता है कि अगर मान लीजिए आपने जनवरी 2024 में CSWD दिया होगा तो उसके बाद में जो अगला अटेम्प्ट आपका आ रहा है जून वाला, उसमें भले ही आपका एक ग्रुप का एग्जाम होगा आप उसको पास कर सकते हैं। कई बार यस ऐसा होता है कि आपने नवंबर में एग्जाम दिया और अगर आपका जून के अंदर बोध ग्रुप आ रहा होगा तो आप उसके लिए एग्जाम पास कर सकते हैं, बस अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। राइट। लेकिन हम नेगेटिव हो जाते हैं ये सोच के कि सर सीनियर ने कहा था कि नहीं दोनों नहीं हो पाएंगे, उसका कहना है कि नहीं ये वाला नहीं कर पाओगे, एक अटेम्प्ट आपको छोड़ना ही पड़ेगा, 3 महीने में इतना नहीं हो सकता, 4 महीने में उतना नहीं हो सकता। तो गाइज ये आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल बैठा हुआ है कि अगर आप दिमाग में सोच के चलेंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में चलेंगे कि हमें इस टारगेट को अचीव करना है तो डेफिनेटली आप वो चीज को अचीव कर सकते हैं। राइट यस सर। जी। पाशु मैम, मुझे ये क्वेश्चन था कि देखो हम लोग स्टार्टिंग से तो पढ़ते ही है, जब से आपने बोला कि मार्च एंड से या अप्रैल फर्स्ट वीक से आपने पढ़ाई चालू कर दी थी, लेकिन आप लास्ट 1 मंथ में कितना सीरियस थे या किस तरीके से पढ़ते थे, मतलब तब क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले हमारी पढ़ाई और थोड़ी बढ़ जाती है या ऐसा होता है, तो व्हाट वाज योर अप्रोच, मतलब लास्ट 1 मंथ में आप कितने सीरियस थे? मतलब मैम जैसे शुरू में स्टार्टिंग करते हैं तो मतलब हम धीरे धीरे करते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है कि हो जाएगा। पर जब लास्ट का मंथ मतलब नवंबर आ गया था और जैसे मैंने क्लासेस लेट ली थी तो मतलब सारी टीचर्स ने सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, बट मेरा खुद का नहीं हुआ था। मेरा मतलब दिसंबर में जाकर ही सिलेबस कंप्लीट हुआ था। मतलब लास्ट 1 मंथ में तो मैंने दिन में भी पढ़ाई करी है, रात को भी पढ़ाई करी। सिर्फ पहले मैं सिर्फ दिन दिन में पढ़ती थी, मतलब दिन में 4-5 घंटे पढ़ लिए। लेकिन फिर मैंने जैसे लास्ट के 2 मंथ बचे थे, 2 मंथ्स, तो तब मैंने भी पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना सिलेबस पूरा किया एंड फिर मैंने लास्ट में आकर जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, एक ग्रुप मेरा हो गया था एंड दूसरा ग्रुप मैं अपने बुक से कर रही थी एंड फर्स्ट ग्रुप मैंने बुक उठाई नहीं, फिर मैंने पूरा नोट से करा फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में क्या मैंने फिर भी बुक देखी है। और मतलब जो चार्ट्स वगैरह थे ना, कंपनी लॉ एंड SPIL, पूरा मतलब मैंने सब कुछ चार्ट से करा था। क्या ओके। सो मतलब क्या चार्ट टैक्टिक बहुत में हेल्पफुल थे? लास्ट में जाके चार्ट से जो स्टडी आपकी वो कंप्लीट हो जाती है प्रॉपर तरीके से। यस सर बिल्कुल, मतलब कुछ चीजें थी, मैंने किसी किसी का चार्ट भी नहीं बना रखा था तो वो मैंने मतलब सबसे पहले मैंने जो अपने चार्ट्स बनवा रखे थे क्लास में, एक तो उससे एकदम इजी हो जाता है, तो मैंने सब कुछ हर सब्जेक्ट में चार्ट से ही करा था। जो टॉपिक चार्ट्स में नहीं थे वो मैं थोड़े बहुत बुक से देखे थे और वो पहले भी पढ़े हुए थे तो वो आते ही थे, तो उनमें एक बार नजर मार ली थी, बाकी चार्ट्स वाले। नाइस। क्या बात, क्या बात। मतलब रिवीजन बहुत जरूरी है सर, मतलब चार्ट से या जिससे भी आप लोग करो, रिवीजन बहुत जरूरी है हर्षित, आपके हिसाब से जो लास्ट का 1 और 2 मंथ है उसके अंदर अगर आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे हो तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप ऐसा बोलना चाह रहे हो ना, आई थिंक? यस सर, और मेरे पास इतना टाइम था कि मतलब मेरा ग्रुप 1 का रिवीजन तो 2 से 3 बार ही हो गया था, ग्रुप क्या 2 बात, का फिर एक बार ही करा था। एक बार में भी अच्छा स्कोर आया आपका। यस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।
अभिजीत सर। मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि वो एक कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट? तो आपने AIR तो लाया बच्चे, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या चीजें सैक्रिफाइस की ये चीज को अचीव करने के लिए। बिकॉज मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि अभी मैं जैसे अब बच्चों से बात करता हूँ तो बोलते हैं सर एक्चुअली मैं पढ़ाई ना नेक्स्ट वीक से चालू करूंगा बिकॉज मेरे कजन की शादी है सर। सर एक्चुअली मुझे फैमिली ट्रिप पे जाना है सर, इसलिए मैं पढ़ाई बाद में चालू करूंगा। तो देखो मैं उनको वही समझाता हूँ कि हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। तो मैं हर्षदा आपसे जानना चाहूंगा कि आपने क्या क्या चीजें सैक्रिफाइस किया, क्या क्या चीजें आपने किसको प्रायोरिटी दी और क्या चीज सैक्रिफाइस किया, सो दैट ये क्या है, ये बच्चों को भी पता चले, आपके जूनियर्स को, आपके बाकी फ्रेंड्स को पता चले कि भाई ये चीज एक्चुअली करना पड़ता है। यस, सबसे पहले एक तो मुझे घूमना बहुत पसंद है। मतलब जैसे मेरी स्कूल की भी छुट्टियां होती थी तो मतलब मेरा ये होता था कि मैं घूमने जाऊंगी बस कहीं। एग्जैक्टली। मैं मतलब इस टाइम जो 8 मंथ्स का टाइम था मैं कहीं भी घूमने नहीं गई। मैंने थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर हैंग आउट किया जी। था, मतलब सोशल मीडिया भी यूज किया था। हाँ हाँ। बट के 2 मंथ्स थे ना स्पेसिफिकली, जी नवंबर का एंड जो दिसंबर के 15 डेज थे, जी। मतलब मैं कहीं भी नहीं गई। उसमें मैंने फोन भी बहुत कम चलाया था। मतलब फिर जैसे पढ़ाई का एक प्रेशर आ जाता है फिर कि आपको करना ही है, अब टाइम नहीं है। तो मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे, जैसे कहीं गई नहीं मैं, जिस मेरे फ्रेंड्स बुलाते थे कि चल, तो बहुत बारी मैं नहीं भी गई कि जी। पढ़ाई से। तो मतलब लेकिन अब जब उसका रिजल्ट मिला तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, मतलब टोटली वर्थ इट था, राइट? जो यस आपने सर। सैक्रिफाइस किया उसके लिए टोटली वर्थ इट था कि जो रिजल्ट आया वो। यस सर, तो हम ये बिल्कुल। बोल सकते हैं बच्चे कि अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पहुंच सकते हैं। यस, तो कुछ ना कुछ। हर्षदा, स्लीप एक ऐसी चीज थी क्या, जैसे स्टूडेंट्स बहुत बार बोलते हैं अरे दीदी 8 घंटे तो सोने के लिए चाहिए ही ना, तो was स्लीप वन ऑफ द sacrifices, या फिर आप अच्छे से सोते थे, अच्छे से रेस्ट लेते थे? मतलब जो शुरू में मैंने करा था उसमें तो मैं अच्छे से रेस्ट लेती थी, मतलब पूरा। मतलब मैं ऐसे नहीं पढ़ती कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, बस मैं ऐसे पढ़ती थी कि मतलब मेरा ये टॉपिक हो जाए आज के डेट में, मतलब ये वाला या तो एक चैप्टर हो जाए या ये वाला टॉपिक कवर हो जाए मेरा पूरा, या मैं इतने लेक्चर्स देख के अपने लेक्चर कंप्लीट करूँ जो मेरे पेंडिंग है। तो मतलब मैंने नींद भी प्रॉपर ली है, लेकिन लास्ट में हाँ मैंने, जो एग्जाम डेज होते हैं ऑफ कोर्स दिसंबर वाले, तो उनमें मैंने मतलब बहुत कम, उसमें तो मैं 4 घंटे सोई हूँ, मतलब 4-5 घंटे। क्या दिस बात इज अ Really? सैक्रिफाइस, ये भी एक सैक्रिफाइस है। और मैम इसमें बहुत अच्छी बात बोली हर्षिता ने। मैं हमेशा क्लास में ये बात बोलता हूँ कि तुम ये जो मेरे को स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि कितने घंटे पढ़ूँ, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, हाँ, या 15 घंटे, या ये बीस सही में घंटे ये बोलते हैं तो कि मैं क्लास में हमेशा ये बात बोलता हूँ कि भाई तू घड़ी मत देख। घड़ी मत दे, तुम एग्जैक्टली। घड़ी मत देखो, तुमने क्या एक टारगेट पढ़ना सेट कर है? दिया। हाँ, हाँ बस तुमने यस सर, टारगेट सेट कर लिया। वो तुम्हारा 4 घंटे में हो जाए, कोई बात नहीं, छोड़ दो। कोई चार बात घंटे में नहीं। एंजॉय कर लो बचे हुए टाइम में। 8 घंटे एग्जैक्टली। लगे, 8 घंटे में करो। 10 घंटे लगे, 10 घंटे। तुम जो टारगेट सेट कर रहे हो, मतलब जब अपन घड़ी देखते हैं ना, तो कई बार क्या होता है ना, हम एडिशनल टाइम बर्बाद कर देते घड़ी देख देख के कि मैंने 4 घंटे पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिया मैंने, जबकि 4 घंटे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ तो राइट सर। स्मार्ट वे में स्टडी जो हर्षिता बोल रही है करना जरूरी है कि घड़ी को देखो ही मत। मैं तो मानता हूँ पहले से ही कि घड़ी रखो ही मत तुम अपने स्टडी रूम में। घड़ी रखना एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कभी कभी हमने एक ही प्रॉब्लम को 4-4 बार सॉल्व करके देख लेते हैं और 2 घंटा पढ़ाई कर ली है और हम खुश हो जाते हैं। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ने अवॉइड करनी चाहिए। और उसके अंदर खासकर उन लोगों ने घड़ी देखनी ही नहीं चाहिए, सिंपल वर्ड्स में। जो राइट आई थिंक हर्षिता भी बोल रही है कि मैंने घड़ी नहीं देखी, तो वो मैं सिर्फ इसलिए बीच में बोला कि जो नालायक लोग क्लास में सुनते नहीं ना मेरी बात, तो उन लोगों को रैंकर की बात समझ में जल्दी आती है। राइट सर। तो अगला क्वेश्चन मेरी तरफ से कि आपने बुक्स के नाम पे क्या क्या चीजें रेफर करी। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैंने सुना है काफी सारे बच्चों को कि सर हमको बोले यहाँ से कोई नई बुक के बारे में पता चला तो हमने वो रेफर कर लिया, हमको कोई और चीज के बारे में पता चला तो हमने वो रेफर कर लिया। नोट्स से तो बस सब पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन साथ में जो मॉड्यूल वगैरह है उसको हमने वो भी रेफर कर लिया अलग से, और साथ में जो स्कैनर वगैरह है वो भी बोले हमको देखना जरूरी है। तो इतना सारा कंटेंट जो है वो हम कैसे क्या कवर करें। तो आपका अप्रोच क्या था कि मतलब बुक्स वगैरह जो है वो आप कौन से रेफर किए थे, और मतलब जो भी आपका अप्रोच था पढ़ाई के हिसाब से वो क्या था। सब मेरा ये था, बस मैंने स्टार्टिंग से ही मॉड्यूल को ही फॉलो किया था। और क्योंकि जो हमारे नोट्स होते हैं वो भी मॉड्यूल से ही होते हैं सारे, तो हम्म। मतलब मॉड्यूल ही देखी थी। जैसे आप कुछ चैप्टर करती हूँ मैं कंप्लीट, तो जैसे आपने जो नोट्स लिखवाए वो लिख लिए, एंड ओके। साथ साथ मॉड्यूल देख ली कि हाँ ये सब टॉपिक्स कवर है, एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा है या कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है मॉड्यूल से जो नोट्स में नहीं है तो वो
फिर अपनी लैंग्वेज में मॉड्यूल से देखकर थोड़ा नोट डाउन कर लेती थी। ओके मतलब मैंने कुछ रेफर नहीं करा, मतलब जैसे जून अटेम्प्ट आया था तो उसमें लिखा था कि बहुत सारी बुक्स रेफर करनी है ये वो, बट मैंने हाँ वो सब नहीं किया, मुझे लगा था। पर फिर मैंने अपना मॉड्यूल ही फॉलो किया था एंड नोट्स लिखा था। ओके। और एग्जाम के मेजर टाइम पढ़ाई पे नोट्स, सो सॉरी, ये कोई मेजर बात पढ़ाई नोट्स थी या मॉड्यूल, या आपने बनाए हुए जो चार्ट्स या नोट्स जो सर लोग क्लास में बताते हैं वो थे? सर मतलब मैम, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाई की थी तो मैंने जैसे सर नोट्स लिखवाते थे तो मैं उन्हें मॉड्यूल से देख लेती थी कि मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो गए और कुछ बचा है तो मैं उसे खुद नोट डाउन कर लेती थी जो सर ने कराया उससे अलग। एंड जब एग्जाम थे तो फिर मैंने सिर्फ नोट ही करा था, मतलब इतने सारे चार्ट्स थे, वो तो चार्ट से बहुत इजी पड़ता था, तो बाकी सब मैंने notes ही करा था एग्जाम टाइम पे। तो क्योंकि इसमें मैं सर सर एक मैं क्वेश्चन, ना मेंटोरशिप में ऐसे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप बस फैकल्टी की नोट्स करो, वो पूरी सफिशिएंट है। और जो आपको चार्ट्स लिखवाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, वो आप लिखो और उसमें से पढ़ो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, स्पेशली जो चार्ट्स होते हैं। क्योंकि जब एग्जाम है उसके पहले हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो उसमें से हम लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, राइट? ओके। इसमें मैं एक सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना चाहूंगा। जी जैसे हर्षिता, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम आपका यही फर्स्ट एग्जाम था जब टैक्स लॉ और सीएफएम जो है वो प्रैक्टिकल हुआ, तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने सर, मेरे को अभी भी इवन मैं बोलूंगा ना, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि मॉड्यूल और मेरे नोट्स, क्योंकि मेरे नोट्स पूरे मॉड्यूल से ही बने हुए हैं, और साथ साथ में आप ये दोनों रेफर करो, इसके अलावा और कोई बुक रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। तो हर्षिता, मैं आपसे पूछूंगा कि आपने मेरे नोट्स और मॉड्यूल इसके अलावा और कुछ रेफर किया था क्या, स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए? नहीं सर, मैंने मतलब जो आप पढ़ाते थे वही करा था नोट से, एंड आप जो क्वेश्चन देते थे या मतलब क्वेश्चन मॉड्यूल से जरूर सॉल्व करे थे। हाँ, मॉड्यूल वाले तो मैं खुद ही बोलता हूँ क्लास में। मॉड्यूल नहीं देखी इतनी, जो आपने कराया कोई फॉर्मूलाज वगैरह उसी से सब हो जाता था। उससे बस पेपर सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं गई? यस सर, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, आपका पेपर नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं कि 5-5 साल 10-10 साल पुराने स्कैनर उठा के सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली मार्केट में कोई प्रॉपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बुक अवेलेबल नहीं है। राइट सो सर। उस वजह से मैं ये क्वेश्चन इनके सामने लाया, क्योंकि क्लास में ही मैं बोलता हूँ कि मॉड्यूल और मेरे नोट्स, एक्चुअली मेरे नोट्स पूरे मॉड्यूल से ही बने हुए, बट साथ साथ में फिर भी बच्चे की दिल की तसल्ली के लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट आया है प्रैक्टिकल, राइट सर। पहले रिटर्न नहीं था, एमसीक्यूज था, तो मैं बोलता हूँ कि मॉड्यूल साथ में रेफर करो। तो आई थिंक हर्षिता, एक वापस से वही रिपीट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा दिस इज सफिशिएंट ना, इसके अलावा अपने को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेपर सर जो आता है लेकिन इसी में से आता हो गया था अपने नोट से, तो मैंने एक बारी जो सीएस के मतलब पास क्वेश्चन पेपर्स थे पिछले अटेम्प्ट वाले, वो मैंने सब सब्जेक्ट्स के देखे थे कि मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं ना, आंसर कैसे लिखने हैं। है। अच्छा, ओके, चलो। और एक और क्वेश्चन इसके अंदर हर्षिता, कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सीएस कार्ड इंडिया का जो सपोर्ट था आपको, मतलब मेरा, अभिजीत सर का, पार्श्वी मैम का, प्रवीण सर का, हम सबका, या एज अ होल सीएस कार्ड इंडिया टीम का हम सबका, वो आपको किस तरीके से मिला, और उसके उस सपोर्ट की वजह से आपको क्या हेल्प मिली, मतलब? सर मुझे बहुत हेल्प मिली थी। पहली बात तो जैसे जून अटेम्प्ट आया था तो बच्चे बहुत पैनिक कर रहे थे अचानक से कि मतलब जैसे रिजल्ट नहीं दे रहे, सही क्वेश्चंस पे मार्क्स नहीं दे रहे, तो फिर मतलब सब बच्चे बहुत पैनिक कर रहे थे। फिर आप लोगों ने यही समझाया था कि आप तुम अपने अटेम्प्ट पे फोकस करो, तो बस मैंने वही करा था। फिर मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं, मैंने बस अपनी पढ़ाई करी। एंड मेरे को जब कोई प्रॉब्लम भी हुई थी तो मैंने आपसे भी पूछा था सर, और प्रवीण सर से भी मैंने बात करी थी कि मेरा मतलब मेरा जैसे सिलेबस नहीं हुआ या फिर मुझे कुछ इशू आ रहा है, तो आपने मुझे फुल सपोर्ट किया था। मतलब पार्श्वी मैम से भी कुछ टेस्ट वगैरह में भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो पार्श्वी मैम हेल्प कर देते थे। क्या बात। तो यानी आपको ओवरऑल ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी, जो भी सपोर्ट चाहिए था आपको टाइम टू टाइम मिल जाता था यस सभी फैकल्टी बिल्कुल। से? यस सर। ओके। हर्षिता, लास्ट में या मतलब इन टोटल अगर मैं बात करूंगा तो ऐसा कुछ होता था क्या कि मतलब पढ़ाई करने के लिए दिन भर में 15 से 20 घंटे पढ़ाई करती थी, और एग्जाम के टाइम जब आते थे तो वो टाइम पे 24 में से 28 घंटा पढ़ाई करती थी, ऐसा कुछ? नहीं सर, मतलब मैंने शुरू में तो मैंने फुल अपना नींद भी पूरी लिया है, मैंने मतलब सब कुछ यूज करा है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, यूज नहीं करनी, मैंने वो भी यूज करी है, लेकिन मैंने पढ़ाई भी साथ में करी है। ओके। मतलब ये है कि रेगुलरली करा है, मतलब मैंने ऐसे छोड़ा नहीं कि मतलब 10 दिन ना पढ़ो और फिर 20 दिन लगातार पढ़ो, बस मैंने रेगुलर किया था पढ़ाई। ओके। और एक चीज मतलब मेरा ये मानना होता है कि जैसे मान लो जिस टाइम पे अपन एग्जाम देने जाते हैं, या जिस टाइम पे जैसे कल मेरा एग्जाम है, तो उसके पहले कितने घंटे पढ़ती थी? सर उससे पहले जैसे मेरा एग्जाम टाइम 2 बजे था तो 1 बजे मुझे घर से भी निकलना होता था। हम्म। जैसे रात को 2-3 बजे तक पढ़ाई कर ली, या मेरा अगर सिलेबस रहता है तो मैक्स 4 बजे तक कर ली। फिर ओके। मैं
सुबह जैसे मैंने फिर 8-9 बजे उठ जाती थी, मतलब 4-5 घंटे की नींद तो मुझे चाहिए होती थी। राइट। जैसे 9 बजे उठ गए तो 9 से 1 तक का टाइम है, उसके बीच में मतलब 12 मान लो तो 3 घंटे मतलब पढ़ाई कर ली। ओके। तो ऐसा कुछ भी होता था कि सेंटर पे गए और वहां जाके भी पढ़ाई कर रही हो, बुक साथ में लेके जाके, या ऐसा कुछ? सुनीता, सेंटर पे मैं बुक नहीं लेके गई थी, क्योंकि फिर जैसे मतलब फिर वो घबराहट होने लग जाती कि मतलब बुक से ये भी पढ़ लो और ये भी पढ़ लो कि क्या आ जाएगा, तो मैं सेंटर पे कोई बुक वगैरह भी नहीं लेके गई थी। ओके, मतलब सेंटर पे गए तो एकदम चिल होके कि हाँ वी आर पॉजिटिव कि एग्जाम जो भी आएगा वी विल बी एबल टू क्रैक इट। यस, मतलब ये था कि जो भी क्वेश्चन आएगा, आता है नहीं आता है, तुझे जो आता है वो अपना लिखना है, और जो आता है वो पहले कर देना है। ओके। सो सर दिस इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि मतलब मेरा ये अप्रोच रहता है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका एग्जाम नहीं है, मतलब अभी अगर मैं जून के एग्जाम की बात करूंगा तो 3 महीने का समय है हमारे पास में। अगर अभी आपको लगता है कि आपको 24 में से 20 घंटे पढ़ाई करना है, 4 घंटे सोना है, चलेगा, कर लो। लेकिन जिस टाइम पे आपका एग्जाम सिर पे आ जाएगा ना, उस टाइम पे आपकी बकायदा 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में आप जब अपने घर से निकल चुके हो पेपर देने के लिए, तो आपके पास में एग्जाम देने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका पेन, आपका स्केल, आपका कैलकुलेटर, इसके अलावा कोई किताब वगैरह कुछ भी लेके मत जाओ, और सिंपली वहां जाओ, जाके अपना एग्जाम जो है देके आओ। देखते हो। जाने के पहले अपने आप को ये बोल के जाओ कि मैंने प्रिपरेशन करी है। 100% प्रिपरेशन किसी की भी नहीं होती है, जितनी मैंने करी है उसी में से पेपर आने वाला है, और मैं अपना एग्जाम पास करने वाला हूँ। इससे मेरा ऐसा मानना है कि दिमाग को एक ना पॉजिटिव वाले मैसेज मिलते हैं कि यू आर प्रिपेयर्ड करके। और जब हम सेंटर पे जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि और दुनिया बैठी है वहां पे, वो बोलता है तेरा स्कैनर दिखा, तेरा स्कैनर दिखा, क्या पता आखिरी मोमेंट पे वो क्वेश्चन आ जाए। तो हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन जो है वो आखिरी मोमेंट वाला पड़ा हुआ वो आपको आ भी जाएगा, लेकिन वो एक क्वेश्चन का सही आंसर लिखने के चक्कर में आपने जो पैनिक किया, और जो प्रिपरेशन आपने पिछले 6-7 महीने में करी थी, उसका जो पूरा आपने बंटाधार वहां पे कर दिया, तो मेरे ख्याल से ये वहां पे गलत हो जाता है। तो जिस टाइम पे अपना एग्जाम होता है वो टाइम पे अपने को कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, बस चिल रहना चाहिए। मेरा ये मानना है सर कि इसमें जैसे आपने बोले 2 घंटे पहले, खासकर स्पेसिफिकली एग्जाम के 2 घंटे पहले जी। कोई बुक को किसी चीज को हाथ लगाने नहीं चाहिए। लगा और रहनी उस चाहिए। पीरियड में अपने माइंड को जो भी चीज कूल रखती है, जैसे गाना सुनना हो गया, हाँ। जैसे गाना, खासकर जिसको गाना मोटिवेट करता है, जो भी तुम्हारे माइंड को कूल रखती है चीज, राइट किसी सर। का थोड़ा हंसी मजाक कर लिए सेंटर पे जाके, मैं तो यही करता था। मेरे राइट को सर। बहुत मजा आती थी, तो वो एंड चीज कर लिया अगर, ये बहुत जरूरी भी हो उससे जाता है सर। माइंड मैं बहुत हमेशा, जरूरी था, फ्रेश रहना बहुत जरूरी। वो 3 घंटे एक्चुअली गेम है पूरा। गेम है, हाँ राइट। पढ़ाई वही तुम बोल रहा 2 महीने हूँ। करो या मतलब 90 दिन करो, हम्म। दी पॉइंट इज वो 3 घंटे का पूरा गेम है एक। गेम है। जितना तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा उतना तुम लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। ऐसा राइट। मेरा जो आपने बोला वो चीज बहुत परफेक्ट है, वो चीज कि हमको पेपर के टाइम में बुक ही नहीं हाथ लगानी चाहिए 2 घंटे पहले, तो स्पेसिफिकली दो 12 दिन बजे बुक छोड़ देनी चाहिए। और और एक जितना बात पढ़ा ये उसके वो बाद भी। जो समझ में आएगा। प्रिपरेशन है सर, 6 महीने का जो पूरा प्रिपरेशन है वो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन वो 3 घंटे में। ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। हर्षिता शायद ये अग्री करेगी कि वो 3 घंटे में अगर आप ये चीज को शांत रख के एग्जाम को लिखते हैं, तो जो सवाल पहली बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार शांत मन से पढ़ेंगे तो सवाल का आंसर अपने आप आने लग जाता है। बट वही Yes. चीज अगर आप पैनिक करते हैं, तो जो आने वाला भी क्वेश्चन है वो ऐसा लगता है एग्जाम से बाहर निकल के, अरे यार ये तो मुझे आता था। है ना राइट। हर्षिता? और पैनिक करके मतलब 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं पता चलता, ही फिर नहीं चलता। और ये और एक जाता सिंपल सी बात सर, जो चीज अपना हाँ 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो 2 घंटे में कैसे होगी? हाँ, क्या ही कर एकदम लेंगे। मुंह की बात छीन हाँ, लिया आपने। मैं भी वही कि जो जो करना था मैं एक्चुअली वो नहीं बोलने वाला था, बट जब 6 महीने में कुछ नहीं किया, राइट। तो फिर 2 महीने में 2 घंटे में क्या ही कर लेंगे, तो फिर। पैनिक होने के अलावा कुछ नहीं होने वाला। राइट सर, राइट राइट राइट। चलिए, हर्षिता एक सवाल ये कि क्या कभी ऐसा हुआ क्या कि आपके आस पड़ोस में आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी या आपके कजन्स, उन्होंने आपको या आपके पेरेंट्स को डिमोटिवेट करने की कोशिश करी हो कि अरे नहीं सीएस बहुत टफ होता है तो शायद ये नहीं कर पाएगी, या क्यों करवा रहे हो, इसमें तो शायद स्कोप ही नहीं है। ऐसा कुछ हुआ, या कभी नेगेटिविटी दिमाग में आई क्या कि शायद तुम नहीं कर सकते हो, या फिर मुझे ये कोर्स नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? रिलेटिव आए हैं, एक पापा के फ्रेंड आए थे, तो मतलब उन्होंने बोला कि मैंने भी सीएस करा था पर बहुत हार्ड था, मुझसे हुआ नहीं, मैंने छोड़ दिया। एंड ओके। एक मेरे नेबरहुड में कोई भैया थे, उन्होंने भी करा था, हम्म। तो उनका फर्स्ट लेवल तो फाउंडेशन होता था तब, तो राइट। उनका हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो छोड़ दिया। तो ओके। फिर और जैसे एक अंकल आए थे, तो वो कह रहे तू बीकॉम का तो पढ़ती नहीं है, और मैंने तो अपने बेटे की बीकॉम की भी ट्यूशन लगा रखी है, तू तो हाँ। बीकॉम
सोचती नहीं है सीएस का पढ़ती रहेगी तो बीकॉम कैसे होगा, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर होता है वो सारा सीएस में ही हो जाता है मोस्टली, तो कवर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट तो एक दिन में हमारा हो जाता है बीकॉम का जब एग्जाम होता है। तो राइट। मतलब ये मैंने सोचा कि तो उनका नहीं हुआ तो मैं क्यों फिक्र करूं, मतलब मैं तो अपने पे ध्यान दूंगी ना। वेरी गुड, दैट वेरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। नॉर्मली ऐसा होता है कि 70% बच्चे जो ना वो ये सोच के बैठ जाते हैं उसका नहीं हुआ ना तो मेरा तो नहीं होने वाला है। अरे उसका नहीं हुआ, वो भैया इतने पढ़े लिखे हुए इंसान और इतना बोले उनका ग्रास्पिंग पावर इतना तेज है, उनका नहीं हुआ तो मेरा तो बिल्कुल ही नहीं होना। तो ये हर्षद ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि वो आते थे अपनी बात बोलते थे, मैं ये कान से सुनती थी और ये कान से बाहर निकल जाते थे। और इसमें आपका हुआ ऐसा नहीं हुआ होता क्या है, फर्क पड़ता है? हर्षिता 3 ऐसा किलो होता है मिठाई। सर कि कोई कोई लोग, अगर कोई खुद कुछ नहीं कर पाया तो दूसरों को जरूर ये ज्ञान देता है कि हाँ भाई हाँ। तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो तो पाएगा। जैसा हर्षिता आपने किया, आपका बहुत बढ़िया अप्रोच था कि भाई एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, अभी है जब ना। हर्षिता Guys, मोहल्ले में निकलेगी ना तो ऐसे, हाँ नॉलेज चाहिए आ जाओ, मैं बता दूं कैसे पास होता है। और नहीं और वो सर, बोलते हैं खासकर सर कि मैं थोड़ा थिंग्स सा लुक डिफरेंट। बोलूंगा, 3 किलो मिठाई हर्षिता, 3 लोग थे ना, 1 1 किलो की, ऊपर बिल्कुल स्टिकर बिल्कुल, लगा देना सबसे पहले। AR5 का। अरे अरे जरूरी है ये जो ऐसे लोग होते हैं ना सर, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि मतलब ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जैसे मेरे को 75% आए थे 10th में, तो मेरी एक सिस्टर और एक भैया थे, तो उनको 90 और 83% आए थे। तो वो मेरे को क्या बोलते थे कि ये ढंग से नहीं कर पा रहे, उनको 1 2 अटेम्प्ट लग चुके थे, तू क्या करेगा, ये नहीं बन पा रहे। तो वो दोनों ऑनेस्टली आज तक कभी बने नहीं, और ये मैं बन चुका हूँ। तो आज उनके बच्चे, वो मेरे को उस दिन आए थे घर पे, उस दिन बोलते यार मेरा बेटा भी 8th में है, उनका बेटा 8th में चले गए, बोले यार इसको भी थोड़ा बताना चाहिए, करना इसको भी। तो इन लोगों के घर पे 3 किलो मिठाई जरूर भिजवाना, 1 1 किलो हर चीज, मेरे तरफ से यस। भिजो। नहीं, एक चीज है, क्या होता है कि बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं कि आपको इनिशियली सिलेबस थोड़ा वास्ट दिखेगा, डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो सिलेबस अचीवेबल है, मार्क्स अच्छे आप ला सकते हो, प्रोवाइडेड आपको जो बोला जाए वो आप फॉलो करें। टेक्स वन स्टेप एट अ टाइम, है ना। वो बोलते हैं ना कि थिंग्स लुक डिफिकल्ट अंटिल दे आर डन। तो एग्जीक्यूटिव भी, जब हर्षद जब आपने शुरू किया होगा तो आपको लगता होगा यार कितना बड़ा सिलेबस है, बिकॉज सीएसईटी से आते हैं अपन। सीएसईटी के सामने एग्जीक्यूटिव, ओ माय गॉड इतना बड़ा है। बट जब तक वो होता हो जाता है, जब तो अपने को लगता है अच्छा हाँ ठीक है यार एग्जीक्यूटिव, अब मैं भी बता सकती हूँ किसी को कि हाँ एग्जीक्यूटिव को कैसे करना है। तो ये होता है कि छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम लेंगे तो वो आराम से चीजें कवर हो जाती है, राइट। यस बिल्कुल। अब जी सर। एंड बात बोलना चाहूंगी, जैसे सब लोग कहते हैं, जैसे मतलब मैं शुरू से ही स्कूल से अच्छी रही हूँ, तो सब लोग मुझे कहते थे तेरा तो हो ही जाएगा, तू तो बहुत पढ़ाकू है, तू तो बहुत पढ़ाकू है, तू तो पूरा दिन पढ़ती रहती होगी। तो मैं ये बोल दूंगी कि मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मैं पूरा दिन ही पढ़ती थी, मतलब ये था कि मुझे मतलब ड्राइंग एंड पेंटिंग बहुत पसंद है, मेरी हॉबी है। तो एंड मुझे म्यूजिक सुनना भी बहुत पसंद है, तो मतलब मैंने जैसे 4 5 घंटे मैंने पढ़ाई की, तो जैसे शाम को मैं अपनी हॉबी में पेंटिंग कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो जैसे मेरे दिमाग में फिर उससे स्ट्रेस भी नहीं रहता था। मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे बस पढ़ते रहना है। ओके। एंड मैं बाकी बच्चों को ये चीज बोलना चाहूंगा, हर्षिता ने जो हॉबी बोला वो था पेंटिंग एंड म्यूजिक सुनना। इंस्टाग्राम पे रील चलाना और स्नैप्स भेजना वो हॉबी में नहीं आता है गाइस। वो एडिक्शन में आता है। हाँ, वो एडिक्शन में आता है। तो अगर कोई देखेगा तो ये नहीं बोलना बाद में कि सर हम तो इंस्टाग्राम वो हमारा हॉबी है। नो गाइस, दैट इज नॉट एन हॉबी। वो आप वो नहीं करेंगे। नहीं, इंस्टाग्राम पे रील बना के डालना वो हॉबी है। नहीं सर, दूसरों का देखना। हाँ नहीं, दूसरों का देखना तो हॉबी नहीं है, बात ही खत्म। बट ये हॉबी रहना चाहिए, हर्षदा ने जो बोला वो रहना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, आप जब पढ़ते हैं गाइज, मैं बाकी बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, जब आप पढ़ते हैं नो डाउट आपका मेंटल फटीग रहता है। हम थकते हैं, लेक्चर्स देखना, पढ़ाई करना, खुद के नोट्स बनाना, थकान होती है। फिजिकल स्ट्रेस नहीं रहता बट मेंटल स्ट्रेस रहता है। तो उस वजह से अगर आपकी कोई भी हॉबी है तो उसको आप थोड़ा टाइम देंगे तो वो अच्छा रहेगा। बट ऑल बीइंग सेड, आपकी जो हॉबी है वो ऐसी है। अब कोई एक, हर्षिता ठीक है, बट कोई एक ऐसा भी बच्चा रह सकता है जिसका क्रिकेट खेलना हॉबी रह सकता है। तो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप 3 घंटा जाकर क्रिकेट खेलो, बिकॉज उसमें आप बहुत ज्यादा फिजिकली थकोगे, है ना। आपकी हॉबी ऐसी रहनी चाहिए जो कि आप प्रैक्टिकली थोड़ा देर वो कर ले, आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाए, एंड फिर आप वापस से पढ़ाई पर आ जाओ। मेरे ख्याल से हर्षिता आप भी यही करते होंगे कि आपने अपनी हॉबी प्रैक्टिस कर लिया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, एंड देन वापस से यू यू मस्ट गो बैक टू योर स्टडीज। ऐसा ही कुछ करते थे आप?
मतलब जो एक अच्छा लगता है वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि फिर वो करके एक सेटिस्फेक्शन सा भी मिलता है एंड रिलैक्स ऑफ कोर्स हो ही जाता एग्जैक्टली है। कि एग्जैक्टली इसमें मैं एक चीज रोकना चाहूंगा, यूट्यूब के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के रील ये बहुत अच्छी लगती है, बट बुलाती जाने का नहीं। ये बहुत गंदा डिस्ट्रैक्शन है, मेरे साथ हो गया था सर एक दो बार तो बीच में। मतलब मेरे को याद है कुछ टाइम पहले मैं ऐसे ही बैठा था, रात को 1 बजे लेके बैठा, 3 बज गया, मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। उस दिन वाह। मैंने कान को हाथ लगाया मतलब ये अपनी चीज नहीं है, एक के बाद तीन कब बज गया मेरे को नहीं मालूम पड़ा। तो नहीं ये पता स्टूडेंट्स चलता, मैं सोच एक्चुअली सकता हूँ। पता नहीं चलता। और स्टूडेंट का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है। हाँ तो हर्षदा, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सोशल मीडिया, हम लोग अभी सोशल मीडिया के बिना तो रह ही नहीं सकते, वी ऑल नो दैट। आप कितना टाइम यूज करते थे, और स्पेशली एग्जाम के 1 महीने 2 महीने पहले कितना टाइम यूज करते थे, और क्या देखते थे? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि कभी कभी हम लोग ऐसा कुछ देख लेते हैं, अरे इसका तो इतना अच्छा हो रहा है, और फिर हम खुद ही ऐसे सोचते हैं यार अपन क्या कर रहे हैं। कंपैरिजन, एंजाइटी, ये सब उससे आ ही जाती है। तब जब हम देख रहे हैं तब बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उसके बाद कि फिर पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगता। तो आप कितना टाइम यूज करते थे सोशल मीडिया, और क्या देखते थे? अच्छा मैम, जैसे था स्टार्टिंग में तो जैसे सभी यूज करते हैं, तो मतलब जैसे रील्स वगैरह भी हाँ मैंने देखे थे। बट ऐसा है कि मैं सोचती थी कि बस 10 मिनट के लिए देखूंगी, फिर वो 10 मिनट आधे घंटे चले जाते थे। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं मतलब मैंने अपना थोड़ा माइंड को कन्विंस करा कि नहीं, अब मैं मतलब काम की चीज देखूंगी। तो जैसे आप भी यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहते हो, एंड बहुत रैंकर्स के भी जैसे इंटरव्यू मैं भी देखती थी, मतलब ये सब देख लिया, और कुछ काम की इंफॉर्मेशन आई। मतलब थोड़ा बहुत हाँ चलाया था कि थोड़े बहुत रील्स देख लिए, या व्हाट्सएप पे चैट कर ली अपने फ्रेंड्स वगैरह से, या कुछ और चला लिया। हाँ, पर फिर मेरा ये था कि अब तूने ये चलाया तो अब तुझे मतलब ये वाली चीज, तुझे ये वाला टॉपिक करना ही है आज, कैसे भी हो जाए। मतलब अगर खुद को चॉकलेट दी है तो थोड़ा कर भी ले, पढ़ाई भी करनी है। और एग्जाम के पहले भी आप कितना टाइम के लिए यूज करते थे? 2 मंथ्स पहले या 1 मंथ पहले? एग्जाम के पहले तो जैसे आप जो वीडियोस डालते थे ना, मतलब कि इसे चैप्टर वाइज कैसे करना है, जो आपका चैनल है उसमें मैंने वो वाली वीडियोस देखी है। ओके। और मैंने बहुत कम ही चलाया, मतलब सिर्फ काम के लिए, जैसे कांटेक्ट करने, किसी को कुछ डाउट्स वगैरह पूछने हैं, उन सब के लिए यूज करें, क्योंकि तब इतना टाइम ही नहीं होता कि आप कुछ और यूज करो। तो हाफ एन आवर जितना आपका हो जाता था? 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर? मैम जैसे मैं वीडियोस देख रही हूँ, तो एग्जाम के पहले तो मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा कि मतलब मैंने कहा चलो 5 मिनट रील चला रही और 5-10 मिनट काम की चीजें देख ली, तो बस उतना हो जाता ओके। ओके। है। Yes, मैम। अब हर्षिता उतना एक और खुद क्वेश्चन पे मेरी तरफ से। कंट्रोल होना हाँ, वो माइंड के ऊपर कंट्रोल वाली बात जो हर्षिता बहुत ने बोली ना, जरूरी है, बहुत जरूरी है वो एक्चुअली। जरूरी बहुत जरूरी है। है। और ये रील एक्चुअली वो के जमाने में तो स्टूडेंट बहुत। खुद ही ला सकता है खुद में। क्योंकि हम लोग भी जब अगर कोई रील देख रहे हैं तो अरे 5 मिनट देख लेते हैं ना। हाँ, वो उस और वो समय तो ऐसा पांच लगता है कि मिनट बहुत कब काम आधा की है, घंटा 1 घंटा हो पूरे जाता है गांव पता ही नहीं पूरी दुनिया का मोटिवेशन मिल जाता अपने को, ऐसा लग रहा है। चलता। लेकिन कभी कभी वो 2 घंटे का मोटिवेशन से अच्छे 2 घंटा पढ़ाई कर लेते तो डबल मोटिवेशन आ जाता। राइट सर। मेरा बस इसमें Yes. एक चीज बोलना रहेगा कि सर कई बार ना मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन हो जाता है, जो हर्षदा हाँ, ने फॉलो किया। कि अगर मैं 5 मिनट देख रही हूँ या मैं 1 घंटा मेरा हॉबी प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसके बाद में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो डिसिप्लिन इज समथिंग जो कि हम लोग को करना ही पड़ता है, प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। मोटिवेशन में क्या हो जाता है कि वो एक्सटर्नल फोर्स है। मोटिवेशन में आप 2 दिन पढ़ लोगे गाइज, जो ये देखेगा, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, बच्चों के लिए मतलब आप लोग तो बहुत सीनियर है, बट मैं स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगा कि जो ये देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन होता है, बिकॉज डिसिप्लिन इज समथिंग दैट इज एन इंटरनल फोर्स। डिसिप्लिन आप प्रैक्टिस करते हो, डिसिप्लिन आपसे कोई करवा नहीं सकता। डिसिप्लिन जैसे हर्षिता ने बोला कि मैं सुबह पढ़ती थी, फिर थोड़ी देर मैंने प्रैक्टिस अपना हॉबी प्रैक्टिस किया, फिर मैं जो चीजें करना है बचा हुआ पोर्शन में पढ़ लेती थी। दैट इज नथिंग बट डिसिप्लिन। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज अगर नहीं भी पसंद आ रही है फिर भी हम करते हैं, दैट इज डिसिप्लिन। वो मोटिवेशन से नहीं आता है। मोटिवेशन में ऐसा हो जाएगा कि आप एक दिन मोटिवेशन मिल गया, आप 1 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, एंड वो मोटिवेशन का ग्राफ हमेशा ऐसा जाता है। राइट हर्षता? मोटिवेशन यस। 1 दिन मिल गया, उसके बाद में ऐसे 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 ऐसे। बट अगर आप कोई चीज नहीं पसंद, देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पढ़ाई बहुत लोगों को पसंद नहीं होती है, बट अगर आप उसको ये सोच के करोगी नहीं यार मेरा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है एंड आई हैव टू डू गुड इन माई एकेडमिक्स, तो वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली लाता है। हर्षदा, क्या आपका भी यही फ्रेम ऑफ माइंड था? यस, मतलब ये था कि मुझे पता है कि तुझे क्यों करना है और तुझे क्या अचीव करना है। मतलब एग्जैक्ट। रियल तुझे कुछ मिलेगा तो है नहीं, तो मतलब ये करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो आपने बस मेरा पहले से सोच कर रखा था कि ऑल इंडिया रैंक तो आना है? बिकॉज आई नो कि प्रवीण सर जब फर्स्ट सेशन होता है तभी वो बोलते हैं कि ऑल इंडिया रैंक, ये तो टारगेट रहना ही चाहिए, आए ना आए एफर्ट्स तो उतने होने चाहिए। हाँ मेरा ये था, मतलब मैं चाहे पूरा नहीं पढ़ रही, लेकिन जैसे जितना मेरे सिलेबस कर है ना उसको एक बार ढंग से पढ़ लूँ मैं, कि मतलब अगर उसमें से कुछ आए तो मैं उसको अच्छा लिख पाऊँ, कि उसमें मेरे मार्क्स ना कट हो पाए। क्या बात नहीं याद छोड़ने की तो तो बात आपके ही बैक ऑफ द माइंड में पहले से था, मतलब फिट किया हुआ था ये कि था ऑल कि इंडिया रैंक तो लाना ही है। मतलब है, एंड अगर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, इतना ही फिर पास तो होना ही है। ग्रेट। क्या ग्रेट। वो हम इसमें लोग क्लास हर्षिता ने में, मैं ये बहुत बोलता हूँ कि भाई आप जो पढ़ रहे हैं वो इस तरीके से पढ़ो कि आपने जब एक बार आंसर लिख दिया तो हमारा एक चैलेंज है सामने वालों की, भाई आप मार्क्स काट करके बता दो। राइट। इसमें हर्षिता ने सर एक बहुत बढ़िया बात बोली, जो हाँ बच्चे अपने को सभी को पूछते होंगे, ये बात मेरे को तो बहुत पूछते हैं, सभी फैकल्टीज को पूछते होंगे कि सर मैं मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, सर हाँ मेरा ये नहीं हो रहा है सर मैं, और हर्षिता ने एक पॉइंट बहुत बढ़िया बोला, तो मेरे को भी खुद को अच्छा लगा सुन के, कि मेरे को, मैं अपने माइंड को कन्विंस करती थी कि मेरे को अभी आधा घंटा ये करना है या 15 मिनट ये करना है, मेरे को अपने माइंड को कन्विंस करना है। मतलब ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बात है ये, कि हाँ आप वो एज में आके ये बोल पा रहे हो कि मैं अपने माइंड को कन्विंस कर ले रही हूँ कि मैं राइट। आधा घंटे ही पढ़ूंगी, एक ही घंटा कुछ एक्स्ट्रा काम करूंगी। नहीं तो बच्चे आजकल ये चीज क्यों पीछे रहते हैं कि मैं सर मैं डिप्रेशन में हूँ, सर मैं एंजाइटी है, सर टेंशन हो रही है, सर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो भाई एक ही चीज है, वो ये है, कोई मोटिवेशन काम नहीं आने वाला, सिर्फ तुमको अपने माइंड को कन्विंस करना पड़ेगा, जो कन्विंस करना है। तुम्हारे को अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं भाई मेरे को करना ही है, चाहे जो हो जाए, इसके ऊपर मेरी पूरी लाइफ और मेरी जिंदगी टिकी हुई है, तो मेरे को ये सिर्फ करना ही पड़ेगा। तो राइट। यार हर्षिता, मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के, बोल सकते हैं मोटिवेशन मिला मेरे को। मतलब सर एक ऐसा चीज बहुत वो वर्ड कमेंडेबल है बहुत ये, मेरे को अच्छा लगा सुन के, इसलिए मैं बात की उसकी। बहुत कमेंडेबल है ये, मतलब एट सच एन यंग एज बहुत सुलझी हुई बच्ची है कि इसे पता है कि क्या चीज करना है कब, एंड वो जो इन्होंने बोला, जो सूरज सर आप भी बोल रहे थे कि ये अपने माइंड को कंट्रोल करती है, अपने आप को समझाती है, ये बहुत जरूरी है। एंड बेटा हैट्स ऑफ टू यू कि आप ये चीज करते हो, एंड आप ऐसे ही रहो हमेशा, है ना, ये चीज आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। वेरी गुड बेटा। फिर हर्षिता, हर्षिता एक और जैसे क्वेश्चन। अभी आप, अच्छा सर आप पूछ लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, मैं बोलिए। अभी आप इतने सारे स्टूडेंट्स की प्लस हम लोगों की सबकी इंस्पिरेशन है, आपने इतना अच्छा अचीव किया है, तो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे क्या आपको कोई इंस्पायर कर रहा था, या इनको देखकर आपको ऐसा लगता है हाँ मुझे भी ऐसा करना है या मुझे भी ये करना है? वाज देयर समवन जो आपको इंस्पायर किया था या कर रहा था? मतलब मैम ये था कि जैसे, मतलब मैंने बेसिकली ये देखा है, जिसके पास पैसा होता है लोग उसी के पास जाते हैं। बहुत तो ट्रूथ। सही है। ये था कि मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है कि फिर मतलब मैं लोगों के पास न जाऊँ, लोग मेरे पास आए। क्या बात, क्या क्या बात। यानी पैसा, पैसा इंस्पायर कर रहा था इन शॉर्ट, और रिस्पेक्ट। नहीं नहीं, मतलब शर्माना नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ क्लास में, हर्षिता बिंदास बोलना। एक्चुअली मैं वही इंस्पायर करता है सर, वही मतलब अगर फैक्ट बोलूँ ना, तो जो एक पैसा और उसके अलावा रिस्पेक्ट जो मिलती है, हर्षिता बोली कि सब मेरे पास आए, मैं उसके पास नहीं जाऊँ अब लोग मेरा वेट करें केबिन के बाहर बैठ के कि हर्षिता मैम से टाइम लेना है, बहुत राइट। जरूरी है ये। फिर और आज पैसा जो है, इतनी हाँ। रिस्पेक्ट मिल, कब से रिजल्ट आया ना सबके फोन आ जा रहे हैं, जिस जिसको पता चला। क्या बात है, क्या बात। और हर्षिता सबको बोलती होगी अरे रुको जरा, मेरा कॉल, दूसरे कॉल पे हूँ मैं, बाद में बात करती अभी हर्षिता, अभी तो चालू हुआ है, अभी तो पूरा साल यही चलने वाला है, आज तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। हूँ। यहाँ से तो अभी बच्चे आएंगे कि हर्षिता दीदी थोड़ा सा गाइड कर दो, गाइड कर दो। कैसे क्या पढ़ सकते हैं, वो कैसे बीकॉम क्या वाले करें। अंकल भी आएंगे अब तो, कि मेरा लड़का निकम्मा बीकॉम की ट्यूशन करके भी कुछ नहीं कर पाया, और ये बच्ची तो बिना ट्यूशन के बीकॉम छोड़े सीएस में रैंक लेके आ गई नाइस। हर्षिता एक सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं बच्चों को ये बताता हूँ कि जब आप अपना आंसर लिख रहे हो ना, तो वो टाइम पे क्वालिटी मैटर करता है, कंटेंट मैटर नहीं करता है। अब जब अपन बीकॉम वर्सेस सीएस की बात करते हैं, तो बीकॉम में अपना ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए 5 मार्क के लिए यू हैव टू फिल 4 to 5 पेजेस मिनिमम। बट सीएस के अंदर मेरा ये बोलना है कि अगर आपने 1 पेज भी भरा या आधा भी भरा, बट उस क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उसका कंसेप्ट अगर वहां पे आ गया, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आपका वहां पे मतलब क्या अप्रोच था, आपने किस हिसाब से वहां पे लिखा? मतलब मैंने यही पूछा था बेसिकली, मतलब टू द पॉइंट आंसर लिखना है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता कि आप अपने आंसर को मतलब इलेबोरेट करो। अगर आप एक ही आंसर में इतना टाइम दोगे तो एग्जाम ऑफ कोर्स पूरा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो बस राइट। मेरा ये
कि मतलब अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो मेरे को जितना आता था मैं उतना वो लिखती थी। मतलब मैं ये नहीं देखती थी कि मेरा 1 पेज हुआ है या 2 पेज हुआ है, मतलब जो जो बस उसका आंसर टू द पॉइंट लिखना है। ओके, सो मतलब मेन मतलब चीज ये है अल्टीमेटली कि आपको क्वालिटी टू द मैटर पॉइंट करती है। लिखना चाहिए। यस सर। ओके, पेजेस मैटर नहीं करते सर, है ना, क्वालिटी मैटर करती है, खासकर थ्योरी सब्जेक्ट्स में। यस सर, मतलब एग्जैक्टली। जो उसका आंसर देना देना उसका तो देना ही है, बाकी तुम कुछ भी लिखो और वो तुम्हारे पे डिपेंड। राइट सर। तो पेपर पूरा होता था क्या तुम्हारा? जैसे काफी सर सारे बच्चे कहते हैं कि मेरा पेपर पूरा नहीं होता है, 5 मार्क का 10 मार्क का छूट जाता है। हाँ सर, छूटा मेरा भी था। मतलब जैसे CMSL का तो मेरा फुल कंप्लीट हुआ था, मतलब EBCL का भी कंप्लीट हुआ था। लेकिन ओके। जैसे अकाउंटिंग का एग्जाम था वो बहुत बड़ा था, उसमें मेरा मतलब बहुत सारा छूटा था। ओके, मतलब 20 मार्क्स का उसमें मेरा छूटा था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। क्या 20 बात मार्क्स? है, इतना ज्यादा? मतलब उसमें यस ऐसा क्या इशू, आप ऐसा किसी क्वेश्चन में फंस गए थे, या ये भी सर जानना बहुत जरूरी है, ऐसा क्या हो गया था उसके अंदर कि आपका 20 मार्क का छूट गया हो? ये पेपर बहुत सर। लेंथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था सर ये, मतलब इसके पहले सब MCQs हुआ करते थे। सर जैसे जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस थे ना, वो सारे जैसे जर्नल एंट्रीज वाले, एक तो उन सब बहुत टाइम लगता है, बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, फिर जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाना होता है, फिर मतलब उसमें सब कुछ देखना होता है ठीक दिखता है, मतलब मुझे उस चीज को करने में टाइम लगता था। तो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट से अपने पेपर स्टार्ट किया था। तो मतलब मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टार्ट किया, उसमें मेरे को सब आता था मोस्टली, तो वो मैंने पूरा अपना कर दिया था पूरा, जितना भी मार्क्स का था। और फिर उसके बाद मैंने फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पर आई, फिर मैंने को जितना आता था हर क्वेश्चन में मैंने उतना किया था। और मतलब जैसे 1-2 क्वेश्चन, जैसे बड़ा क्वेश्चन था ना 10 मार्क्स का, तो मेरा वही छूट गया था। ओह, तो आपका सजेशन ये रहेगा, क्या रहना आपका सजेशन बच्चों को शायद ये रहेगा कि, और खासकर मेरा भी, कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कॉपी में। तो ये ये चीज आपको दिक्कत नहीं देंगी फिर पेपर में। जैसे हर्षिता बोल रही है कि अगर रैंकर का भी पेपर छूट सकता है तो किसी का भी छूट सकता है, तो उसका सोल्यूशन गाइस यही है कि तुम लोग जितना ज्यादा हो सके ना सॉल्व कर करके देखो। मतलब तुमको ऐसा लगता है कि मेरे को क्वेश्चन आता है, वो आना इंपॉर्टेंट से ज्यादा ये है कि तुम उसको सॉल्व करके जब देख रहे हो सॉल्व। तो तुम कहीं पर अटक रहे हो क्या, उसको करने में तुम्हारे को 1 घंटा लग रहा है, 15 मिनट लग रहे हैं, तो जब तुम फर्स्ट टाइम वो चीज करोगे तो तुम्हारे को शायद 1 घंटा लग जाएगा, पर राइट। वही थर्ड टाइम जब तुम चीज करोगे ना तो 15 मिनट्स में वो चीज तुम कर पाओगे। सो यस टाइम मैनेजमेंट खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में गाइस बहुत जरूरी है, जो आज हर्षिता भी खुद बोल रही है। और ये बात तो मैं फर्स्ट डे से क्लास में बोलता हूँ कि भाई कॉपी उठाओ, लिख लिख के देखो, सॉल्व कर करके देखो, टाइम जितना तुम्हारा, तुम मैनेज टाइम प्रॉपरली जितना मैनेज करोगे ना उतना पेपर में तुमको दिक्कत कम जाएगी। मतलब एंड ये एज अ हर्षिता मैटर आप ऑफ बोलोगे फैक्ट ऐसे। सर, मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ आई गेस थ्योरी में भी यही अप्रोच थ्योरी में भी है। बहुत जरूरी जब है। आप लिखते हैं, हर्षिता, क्या आपने वैसा ही किया कि जो आंसर सबसे अच्छा आपको आता है उसको पहले लिखा, एंड यस जो सर। जहां आप अटक रहे थे उसको सबसे लास्ट? यस सर, मैंने पहले पूरा पेपर जैसे 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में मिला जी। था, मैं मतलब मैंने देख लिया था कि कौन सा क्वेश्चन मैं टिक कर लेती थी कि ये वाला हाँ, मुझे सबसे पहले करना है, फिर इसके बाद मुझे ये करना है, एंड जो नहीं आता था वो मैं सबसे लास्ट में लास्ट। देखती थी। वेरी गुड। क्योंकि इससे गाइस जो बच्चे देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, क्या होता है जब भी वैल्यूअर जब चेक करते हैं पेपर, तो इससे होता क्या है, आपको वैल्यूअर आपको नहीं जानते। ठीक है, वैल्यूअर ये नहीं जानता है कि बच्चा जो है वो लड़का है, लड़की है, बड़ा है, छोटा है, नहीं जानता है आपको। आपका इंप्रेशन जो है वो पड़ता है आपके पेपर से। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको रीडिंग टाइम, जैसे हर्षदा ने बताया, रीडिंग टाइम आपको मिलता है 15 मिनट्स का गाइस। हम लोग भी क्लास में आपको बताते हैं कि सबसे पहला आंसर आपका वो रहना चाहिए जो कि आपको सबसे अच्छे से आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 6 क्वेश्चन आपको कंपल्सरली करने हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका वो क्वेश्चन 3 भी हो सकता है, क्वेश्चन 4 भी हो सकता है, क्वेश्चन 2 भी हो सकता है, आप वो सबसे पहले करेंगे। और वो ऐसा आंसर रहना चाहिए कि जो सबसे बेस्ट आंसर है। पहले 3, वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले 4 पेजेस आपके बढ़िया रहने चाहिए। वहां पे आप लोग गेस वर्क वगैरह नहीं करेंगे बिल्कुल, कि मैं इसके इर्द गिर्द कुछ लिख कर आता हूँ, ये चीज पहले पेज पर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो गाइज ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखें कि जो पहला आंसर आपका रहेगा, पहला जो क्वेश्चन रहेगा, वो आपको सबसे बेस्ट आंसर जो रहेगा वो पहले लिखेंगे। एंड जहां पे आपको सोचना पड़ रहा है ना, वो आप सबसे लास्ट में करेंगे। ये चीज शायद हर्षिता आप भी अग्री करेंगे, या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि यस। अगर हम लोग लिखते हैं बिना सोचे, अगर हम लोग को कोई चीज आती है और लिखते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। एंड जहां आप सोचकर लिख रहे हैं तो वो समय बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, राइट? है ना? तो ये जब गाइस, जैसा हम एग्जाम, लोग बोलते हैं, हाँ सॉरी, बोलिए बेटा। मैंने कहा सर उसके चक्कर में फिर बाकी एग्जाम छूट जाता है। एग्जैक्टली exactly. है ना, वही बोल रहा था कि इसमें क्या होता है गाइस, जैसे हम लोग क्लास में बताते हैं कि अगर आप पहले सोचने बैठ जाओगे,
अगर आपने मुंडी ऐसे उठाया और गलती से ये देख लिया कि बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि पहले जो आ रहा है, जैसे हर्षिता का भी अप्रोच वही है गाइस, कि जो आ रहा है उसको पहले कर लो, एंड जिसमें भी आपको सोचना पड़ रहा है उसको आप बाद में करेंगे। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 एबीसीडी जो है, या क्वेश्चन नंबर 3 का एबीसीडी आपको पहले अच्छे से आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का एबीसीडी पहले अच्छे से लिख लो। क्या बात। आई थिंक बहुत सीरियस टॉक होगी सर। एक्साइटमेंट वाली बात कुछ पूछनी हाँ चाहिए, हाँ, मेरे को ऐसा प्लीज लग रहा प्लीज प्लीज सर। है। हाँ, मतलब ऐसा सीरियस ज्यादा हो गया है थोड़ा, है ना। मजा आई, सीरियस में जरूरी है, बहुत जरूरी बातें बताए। बट एक एक्साइटमेंट मेरे अंदर बहुत है हर्षिता, कि कैसा लगा जब रिजल्ट आया, मतलब वो मोमेंट क्या था। जैसे जब आया, रिजल्ट आया, आपने देखिए ऑल इंडिया रैंक 5, आपने तो रिजल्ट बाद में देखे खैर, तो ऑल इंडिया रैंक 5 देखना वो एक प्रकार से रिजल्ट देखना हो गया। तो उस समय एक्साइटमेंट लेवल आपका, फैमिली का रिएक्शन क्या थे? सर मतलब मैं बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ। जैसे मैंने खोला तो मैंने देखा अपना नाम हर्ष, फिर मैंने कहा रोल नंबर चेक करती हूँ। फिर मैंने नंबर चेक किया, मतलब फिर मेरा ये था कि वाह यार, मतलब मैंने जो सोचा था मैंने अचीव कर लिया। रोल एंड नंबर फिर कितनी बार चेक किया कि रोल मेरा ही नंबर है कि 2-3 बार चेक किया था। नहीं? और फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके तो जैसे जब मैं आपने बाहर, पेरेंट्स मेरे घर पे थे, तो मैंने पहले पापा को कॉल किया, तो मैंने पापा को बताया कि मेरे पापा ने पूछा कैसा था रिजल्ट, मैंने बोला रिजल्ट आ गया। तो मैंने बोला कि मेरी रैंक 5 आई है, तो कह रहे वेरी गुड, बहुत अच्छा। और पापा तो रोने लग गए थे। अरे क्या बात है। क्या या बात है। फिर बहुत खुश हुई, फिर मैंने सिस्टर को कॉल किया, एंड फिर मैं जहाँ अपने रिलेटिव्स के घर पे सबको बताया, तो सब बहुत खुश हुए थे। क्या बात है। क्या मतलब एकदम इमोशनल मोमेंट टाइप बन जाता है उस समय, है ना। जब रिजल्ट आता है तो कई बार आंखों से आंसू निकल आते हैं सर, यस खुशी सर। के आंसू निकल आते हैं कि हमने जो चाहा था अचीव कर लिया आज। यस सर। और अभी कैसा लग रहा है उसके बाद, आज जैसे सेकंड डे ऑल इंडिया रैंक 5 का, कैसा लग रहा है आज, कैसा लग तो रहा है? एपी जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? सेलिब्रिटी क्या बात, सेलिब्रिटी जैसा। अरे क्या क्या बात। बात। आप हो, सर आप एक्चुअल में हो। ऑल लगना क्या है, वो इंडिया, तो ऑल हो, ये ओवर बात सही है। इंडिया में रैंक लाना कोई छोटी बात है क्या? और वो भी स्कूल सिंगल डिजिट टॉपर, रैंक। क्लास टॉपर तो भी एक बार चलता है, लेकिन पूरे इंडिया में रैंक लाना, दैट्स अ बिग थिंग। दैट वाज सिंगल डिजिट रैंक है मैम। फिफ्थ रैंक इज नॉट छोटी कोई बात ही नहीं है, फिफ्थ रैंक। सर आई रिमेम्बर कि मैं मतलब कल से बच्चों को रिप्लाई कर रहा था जिनके रिजल्ट वगैरह आए हैं, तो व्हाट्सएप पे मतलब बहुत सारे मैसेजेस वगैरह हो गए थे। तो ऐसे मतलब इंडिविजुअली मतलब टाइम नहीं मिला ये चेक करने का कि मतलब किसका क्या है क्या नहीं है करके, सबके हाँ मैसेज रीड करके उनको मैं रिप्लाई कर रहा था। तो मैंने 9:30 मेरी सुबह की क्लास स्टार्ट कर ली। अब स्टार्ट हाँ। करके मैं क्या करता हूँ कि जब तक बच्चे आते हैं ना, मैं वेट करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्व करने लग जाता हूँ। तो इतने अच्छा। में वहाँ देख रहा हूँ, मैं कहा हर्षिता का मैसेज है, सर मेरा AIR 5 है। तो मैं मतलब थोड़ा और पास जाके देखा, मैं कहा है क्या? तो मतलब कोई वहाँ पे ये स्कोर कार्ड वगैरह मतलब कुछ भी वो वहाँ पे नहीं था, और बोले AIR 5 है करके। मतलब तो उसका मैं क्या लिखने का बात तरीका बहुत प्यारा था एक्चुअली, हाँ कि शायद एग्जैक्टली आपकी भी वजह। मतलब रविंद्र सर, दिस इज हर्षिता आनंद, AR रैंक 5। सूरज सर, मतलब मेरे को सेम वैसी। सूरज सर मैं बाद में देखा, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी खराब है आज, दिख रहा हूँ। तो मैं बाद में देखा, तो सूरज सर अरे सिंपल एक लाइन में, ज्यादा सिंपल कुछ एक ऐसा राइट नहीं, सर। कुछ भी नहीं। सिंपल एक लाइन में, मतलब देख के आदमी 2 मिनट शॉक रहोगे क्या हो गया ये। मैं एक्चुअल में शॉक था। मैं एक्चुअल में शॉक था। मैं कहा एक सेकंड, मतलब मैं कहा ये मार्कशीट वगैरह कहाँ पे है? तो मैं कहा हर्षिता ने क्या मतलब रिजल्ट जो है वो अभी सुबह उठ के देखा क्या? बोले आज आज रहने देती हूँ, मैं कल देखूंगी सुबह क्या है क्या नहीं है करके, अभी छोड़ देती हूँ। तो फिर उसके बाद में मैं कहा अभी क्लास के बीच में है, तो फिर मैंने एडमिन सर को बोला कि सर एक बार बात करो कॉल पे कि एग्जैक्टली मतलब क्या है क्या नहीं है करके, कितने मार्क्स वगैरह आए हैं। तो आई वॉज वेरी मच क्यूरियस कि अगर रैंक है तो मतलब कितने सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जाम्शन वगैरह है। तो 4 सब्जेक्ट में एग्जाम्शन होना इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग कमेंडेबल, हिसाब से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात। और उसमें भी थ्योरी सब्जेक्ट्स में होना, वो बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े स्कोर लाना, ये बहुत राइट। बढ़िया बात है। नहीं बहुत ये अच्छी मैं बात। सर एक मेन स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ बातें जो है वो बोलना चाहूंगा जूनियर्स को। मतलब देर आर स्टूडेंट उनका ये बोलना होता है जब क्लासेस अपन पढ़ रहे होते हैं कि CMSL नाम का जो सब्जेक्ट है, दूसरा जो JIGL नाम का सब्जेक्ट है, जैसे इनको CSWD में करंट अफेयर लगता है और QA लगता है, वैसे इनको फीलिंग आती है यहाँ पे JIGL में और CMSL में कि सर ये सब्जेक्ट जो है वो तो बोले प्रिपरेशन हो ही नहीं पाएगा। और मैं इनको एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अपने को सिर्फ क्या करना है कि मेहनत जो है वो करते जानी है। और जब अपन अपनी क्लासेस कर रहे हैं 3 महीने की, ये 3 महीने की क्लासेस करने में जो हमारे पास में ये चार्ट्स प्रिपेयर हो रहे हैं ना,
आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो चार्ट्स हैं उसको जितना टाइम आपको मिल रहा होगा उस टाइम में वो चार्ट्स को आप रिवाइज कर डालो। चार्ट इस लेवल के बनते हैं, इस हिसाब से बन जाते हैं कि अगर ईमानदारी से, मतलब हर्षिता बता दी यहाँ पे कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा होगा शायद में भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर तुम चार्ट्स के साथ में खेलते हो, मतलब जो चार्ट्स अपने बना लिए उसको आपने संडे को वापस एक बार रिकॉल कर लिया, फिर वापस अगले संडे को फिर से रिकॉल कर लिया, ऐसे अगर आप करते जाते हो तो एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप चाहो तो वो चार्ट से पूरे सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार आराम से बैठ के उसको रिवाइज हाँ कर सकते हो, और दिमाग में पूरा माइंड मैपिंग हो जाता है मेरे हिसाब से कि हाँ इसके बाद में ये चीज हुआ, इसके बाद में ये चीज होगा, इसके बाद में ये चीज होगा। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ हर्षिता? यस सर बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद भी चार्ट से ही करा है, तो जैसे 2-3 बारी भी मैंने रिवीजन भी करा था ग्रुप 1 का, तो 2-3 बारी हो ही गया था। तो ओके, मतलब वो ना जैसे चार्ट से दिमाग में याद हो जाते हैं कि फिर एग्जाम टाइम पे हम लिखते हैं तो पता चल जाता है कि इसके बाद ये था और ये था। राइट। मतलब दो चीजें होती है, एक तो ये होता है, मतलब मेरा ये मानना है कि मतलब जब मैंने ये चालीसा का जो फंडा निकाला था, मतलब चार्ट वाला जो फंडा निकाला था, ये मैंने मेरी पढ़ाई के टाइम पे निकाला था कि इट वाज लाइक कि इतना मोटा मॉड्यूल है, उसको एक दिन में अगर कवर करना है एग्जाम के पहले तो वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा ये होता है कि जब अपन जो अपना नोट्स रहेगा, नोट्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर नोट्स से भी मैं रीड करने जा रहा हूं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बीच में आ रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है। इज, आर, देयर, वॉज, वर, मैं कहा अगर ये सब चीजों को साइड में हटा के अगर अपन चार्ट बना लेते हैं, जो मेन चीज है वो अगर अपने सामने रहेगा तो सेंटेंस का फ्रेमिंग तो अपन खुद ही कर लेंगे फिर आराम से। तो ये चीज मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सारे जूनियर्स को मैं ये कहना चाहूंगा, आप हर सब्जेक्ट के अंदर, बी इट जेआईजीएल, बी इट सीएफएम, बी इट टैक्स लॉ, और कोई भी चीज है, बस उसमें आप प्रोसेस में बिलीव करो और मेहनत जो है वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि आपका उसमें जो स्ट्रांगनेस आना चाहिए था, जो आपका हाथ बैठना चाहिए था, वो वहां पे बैठ चुका है। बस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप ये काम को करते जाओ। सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जी सर। जो जैसे अपन चार्ट बना रहे हैं, जैसे आप चार्ट, जैसे मैं खासकर टेक्स्ट में ये चीज बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि जब तुम चार्ट से पढ़ रहे हो मेरे, या तुम मेरे नोट से पढ़ रहे हो, तो तुम हम्म। एक काम करो कि उसके बाजू में अपनी लैंग्वेज में लिख के रखो। हम्म, चार्ट्स के अंदर ही कई बार कुछ चार्ट्स में ही बोल सकते, चार्ट्स में तो खैर नहीं, मैं टेक्स्ट की स्पेसिफिकली बात करूंगा कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें रहती है कि इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है बट वो प्रोविजन 2 मिनट की है, सिर्फ 2 लाइन की राइट उसके सर। अंदर। तो वो तुम अगर अपने लैंग्वेज में अपने हाथ से बाजू में लिख के रख लोगे, या अपने अलग से कॉपी बना के या कहीं बना लोगे, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख के रख लोगे, तो तुमको आखिरी दिन पे रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो जो राइट। इतना बड़ा टेक्स्ट का समुंदर सिलेबस है, ठीक है ना, वो समुंदर एकदम लोटे भर में आ जाता है अगर तुम उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चालू करो। एग्जैक्टली। कि चाहे तुम चार्ट में एडिशन कर सकते हो या बुक में जो हम नोट्स दे रहे हैं, तो मैं खासकर आजकल क्लास में ये लिखाना भी चालू कर दिया हूँ कि इंग्लिश में लिखा देता हूँ मैं। हम्म। एक्टिविटी प्रोविजन है, उसको 2 लाइन में इंग्लिश में लिखा दिया, 3 लाइन में। ओके। ज्यादातर तो मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन स्टूडेंट को मैं एक चीज बोलूंगा यार कि तुम लोग ना एक हमेशा ये ट्राई करो कि जितना बड़ा सिलेबस है ना उसको तुम जितना छोटा करते चलोगे, और वो छोटा 2 चीजें से होगा, एक तो अपनी लैंग्वेज यूज करो उसके अंदर, और तुम उसको बार बार रिवाइज करो, तब वो सिलेबस एक्चुअली में बहुत छोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट डे पे तो हर चीज बड़ी लगती है, बट एग्जाम का हमको पढ़ाई एक्चुअली ना आखिरी दिन के लिए करनी है। हमको एग्जाम्स के लिए एक्चुअली पढ़ना ही नहीं है स्टार्टिंग से लेके, हमको पढ़ना है कि हम एग्जाम के एक दिन पहले हर चीज को रिवाइज कर पाए। तो उसके लिए राइट। जैसे चार्ट सर ने बताए, खासकर बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होते आते हैं बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ अपनी लैंग्वेज में एडिशन करो, बहुत नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा, और तुम्हारे को कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल का आएगा। तो उसके अंदर अपना लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में यूज करो लिखना, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या हर्षित आपने ऐसा किया है खासकर टेक्स्ट वगैरह में? जस्ट यस, आपसे। तो जैसे आप भी ये समझाते थे कि मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख लो, तो जैसे आपने जो नोट्स थे वो लिख लिए, उसके बाद जो मतलब कुछ चीज लिख ली जैसे अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, तो वो याद रहता है फिर लंबे समय तक। और जैसे ये था कि जैसे मेरा ना मतलब ईबीसीएल के मैंने चार्ट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मेरा उसका सिलेबस ज्यादा रहता था। ईबीसीएल और सीएमएसएल में मतलब मैंने ऐसा करा था, फिर सीएमएसएल में तो फिर भी थोड़े बहुत चार्ट्स बनाए थे, लेकिन बाकी सब में मैंने मॉड्यूल से ही करी थी वो दोनों सब्जेक्ट। तो मैंने अपने मॉड्यूल में ही मार्क कर लिया था कि मतलब इस पॉइंट में ये वर्ड है, मतलब कुछ एक वर्ड मार्क कर लिया कि इससे अब ये मुझे याद रहेगा। इसमें ये क्या बात, चीज मैं मतलब क्लास में भी बताता हूँ ईबीसीएल में कि जो पूरा पैराग्राफ है, मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि पूरा जो पैराग्राफ है बड़ा कंटेंट है, उसके कीवर्ड्स आप सिर्फ मार्जिन में लिख लो, यस राइट। सो सर। दैट आपको इफ यू रिमेम्बर, तो क्या होता है कि आप वो कीवर्ड्स देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। या यस तो आप सर। अंडरलाइन कर लो, या तो फिर साइड में लिख लो। तो ईबीसीएल में बच्चों को ये बताता हूँ क्योंकि उसमें अगर बहुत सारे कुछ कंटेंट है या कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस तो अपन बता देते पूरा चार्ट में, बट
कीवर्ड्स वगैरह आप लिख लेते हो तो आपको वहां पे पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड बाई चांस अगर कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं बाजू में आपको पूरा कंटेंट दिया, आप उसको एक बार ग्लांस कर लेंगे तो पूरा एक वो मेमोरी में आ जाता है। और सर इससे पूरा एक पेज पढ़ने को सर सिर्फ 2 मिनट लगते पूरा हैं। टाइम एग्जैक्टली। अदरवाइज अगर अपन एक पेज पढ़ने जाए तो अपने को 10 मिनट लग जाते हैं। तो यही से टाइम सेव होना चालू हो जाते हैं इन लोगों को। बहुत। बहुत बढ़िया बात बोली सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा हर्षिता कि आपने ईबीसीएल में जैसे कीवर्ड्स अपने मार्क किया या फिर आपने जो प्रोसेस पूरा ये किया, तो आपका कैसा अप्रोच था? सर मतलब मेरा ये था, जैसे आप जो क्लास में पढ़ाते थे उसके साथ पहले मैं पूरा लेक्चर देख लेती थी, फिर मैं दोबारा लेक्चर मतलब मैं लेक्चर फास्ट स्पीड पे देखती थी क्योंकि मैं अच्छा। रिकॉर्ड देखती थी। हाँ। तो फिर मैं मतलब एक बार मैं पहले लेक्चर देख लेती, सुन लेती क्या है, फिर मुझे पता रहता था कि मुझे कहाँ पर क्या लिखना है, तो मैं फिर उसको रिवाइंड करके देख लेती थी। एंड फिर जो मतलब कीवर्ड्स आप लोग पा रहे होते थे या मुझे कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखना है जो मुझे याद रहे, तो मैं वो मॉड्यूल में लिख लेती थी वहीं पे। क्या बात है। मतलब ये बहुत बढ़िया बात है सर। मतलब क्लास में मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि हम तुमको अनलिमिटेड वैलिडिटी दे रहे हैं। उसका ये आपने नोट करना सर, ये हर बैच में जब रैंकर्स आते हैं ना, हाँ तो ये स्टेटमेंट बोलती है कि मैं एक लेक्चर को 2 बार देख लेती थी या 3 बार देख लेती थी फास्ट फॉरवर्ड करके, या जो मेरे को नहीं समझा उसको दोबारा मैं देख लेती थी। यानी क्लास में मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुम 3 घंटे का कोई लेक्चर कर रहे हो, 2 घंटे का लेक्चर कर रहे हो, तो तुमको अगर कोई चीज नहीं समझी है तो तुम डाउट बाद में पूछो, पहले उसको दोबारा देख लो। दोबारा देख। क्योंकि स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सर मेरे को आज का लेक्चर नहीं समझा। अच्छा भाई नहीं समझा, सर एक बार समझा दो। भाई हम्म 3 घंटे का लेक्चर था। देखो 30 मिनट में क्या समझाऊंगा मैं। तो ये जो हर्षिता ने बात बोली ना कि मेरे को जो नहीं समझा या जो पॉइंट मेरे को मालूम है फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज करना है, गाइस ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मैं आज की क्लास कर रही हूँ। हमारा इंटेंशन हमेशा ये होना चाहिए कि जो आज क्लास में पढ़ाया हुआ मेरे दिमाग में बैठ जाए। बैठ जाए। और क्लास लेकिन एक करना इज चीज नॉट इंटेंशन, या खत्म करना इज नॉट, ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। इंटेंशन ये होना चाहिए कि भाई जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, कम पढ़ना भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है वो पूरे दिमाग में बैठ जाए। उसके लिए तुम्हारे को 2 बार देखना पड़े या इवन कई लेक्चर 3 बार देखना पड़े। बट इतनी गारंटी है ना हर्षिता की, जब फर्स्ट टाइम अगर 2 घंटे का लेक्चर आप देख रहे हो और सेकंड टाइम वो लेक्चर को देख रहे हो तो 2 घंटे नहीं लगते उसको। यस सर। सेकंड टाइम में 2 घंटे नहीं लगते। मतलब यस हम सर। 15 मिनट 20 मिनट के आधे घंटे में वो पूरा लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। और आई यस थिंक ये एक बहुत चीज मैं यूजफुल चीज सिर्फ है ऐड करूंगा कि हाँ। जो जो चीज जो लेक्चर आपने जिस दिन देखा उसकी पढ़ाई अगर आपने उसी दिन कर ली तो वो पक्का हो जाता है। अगर आपने उसकी पढ़ाई पेंडिंग रख दी तो फिर आप चीजें भूलते जाते हो। फिर तो वो वो, पानी में गया वाली बात होगी। हाँ मतलब वो टाइम वेस्ट हो गया पाक। आपका। नहीं बिल्कुल सही बात बोले सर। वो जिस दिन जो छोड़ दिया तुमने, वो फिर बेटर है कि तुम उस दिन का ही पढ़ लो, उस दिन, हाँ। बाकी कुछ मत पढ़ो। खास जैसा करके आपने बहुत बोला पहले सूरज सर। क्वेश्चन आते हैं ना कि हम कब पढ़े, कितना पढ़े, कितनी बुक सॉल्व करे, हम क्या क्या ऐसा कर ले। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ इतने बात, भाई तू आज जितना पढ़ा है ना उतने ही पढ़ ले। अरे वो मैं पढ़ लूंगा सर, अरे वो पढ़ ले भाई, पहले पढ़ लूंगा नहीं होता है। क्यों? नहीं, जैसे सूरज अच्छा, सर सही बात है आपने जो गलत बोला, बात है? यस सर। जैसे सूरज सर आपने भी बोला, एंड इनफैक्ट ये हर्षिता ने भी पॉइंट आउट किया था कि मैं जितना पढ़ूं, जैसे सूरज सर आपने बोला कि जितना हो रहा है आज उतना पढ़ लो, एंड हर्षिता ने भी वही बोला कि मैं जितना पढ़ रही हूँ उसको मैं पूरा पक्का करूं, इस तरीके से करूं कि भाई मेरे को वो जैसे भी आए, उस पर कोई भी सवाल आए, मैं पूरा लिख सकूं। तो ये अप्रोच रहना चाहिए। इस बारे सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आपका यही अप्रोच रहना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं मेक श्योर कि आपको जो लेक्चर आपने देखा उसी लेक्चर का पढ़ाई उसी दिन हो जाए, एंड उसको इस तरीके से पढ़े कि उसमें से कुछ भी पूछने आपको आना चाहिए। एकदम परफेक्ट सर, एकदम परफेक्ट बात है। और ये कान एकदम जो मतलब नहीं सुन पा रहे होंगे उनको मैं बोलूंगा कान खोल के तेल वेल डाल के कान में। क्योंकि सर ये मैं ऐसा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ऐसा बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। कम से कम मेरे पास 50 मैसेज पड़े होंगे ये क्वेश्चंस के लिए कि कैसे पढ़े, क्या करे, कितना पढ़े, कितने घंटे पढ़े, क्या पढ़े। तो ये अभिजीत सर वाली जो बात है आखिरी में, भाई ये बहुत ध्यान से सुन लेना। ये तो मैं एक क्लिप काट के सर सेव करके रख लूंगा। मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स के। राइट सर। हर्षिता एक ना छोटा सा मतलब सवाल यहाँ पे आ रहा है। मतलब क्या होता है कि कई बार बच्चों के सामने जब ये चीज आती है कि एक डायलेमा है कि फेस टू फेस क्लासेस और या फिर ऑनलाइन क्लासेस। मतलब कुछ पेरेंट्स से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि सर फेस टू फेस क्लासेस में जो इंटरेक्शन होता है वो ऑनलाइन वाले क्लासेस में नहीं आ पाता है। ये जो सीरियसनेस वहां पे आपकी आती है फेस टू फेस वाले में वो ऑनलाइन वाले में नहीं आता है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मतलब जब आपने ऑनलाइन क्लासेस को किया तो क्या आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिला, या वो जो क्वालिटी आपने एक्सपेक्ट की थी क्या वो आपको ऑनलाइन वाले में मिली या कैसा? सर ऐसा होता है कि फेस टू फेस में तो आपको जो है मतलब हमेशा सब लोगों ने शुरू से फेस टू फेस पढ़ा है, ऑनलाइन तो अभी चला है, तो राइट। उसमें हर
कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये है कि मतलब आप जब भी फ्री हो आप तब लेक्चर देख सकते हो। मतलब आपको किसी टीचर के टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं देखना पड़ेगा, आप अपनी कन्वीनियंस से देख सकते हो। तो मेरा यही रहता था कि मतलब जैसे क्लास हो गई, मैं लाइव क्लास मैंने ली ही नहीं थी, मैंने रिकॉर्डेड ही ली थी। ओके। और तुझे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मतलब जब भी मेरा मन करता था तो तब मैं लेक्चर देख लेती थी, फिर साथ में लिख लेती थी। व्यूज पे इतने होते थे, उनको उसको दोबारा देख के चार्ट्स नोट डाउन कर लो, पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। और ऐसे कुछ कि मतलब कि हमारे डाउट सॉल्व नहीं होते। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि ऑनलाइन में नहीं होते, डाउट सॉल्विंग में सारे डाउट सॉल्व हो जाते थे, क्योंकि वो डाउट सॉल्विंग तो लाइव ही चलता था। राइट। एंड आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। राइट। तो मतलब बहुत इजीली हो जाता था, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। नहीं है। ओके। ओके। आप अपने तो जूनियर्स को अगर क्या फेस सजेशन टू देना चाहोगे फेस आपकी तरफ हो, से? यानी अगर नहीं। फेस टू फेस क्लासेस होती है तो वो 2 बार नहीं देखी जा सकती, वो एक ही हाँ, ये एकदम परफेक्ट बात है कि वो बस सर ने जब बोल दिया, बस बोल दिया ऐसा। बोल दिया। सर को पीछे भी नहीं लेके जा सकते अपन, ने को नहीं समझा एक हाँ, बार और बोल। थोड़ा सा वो रिवाइंड, थोड़ा वो सा। फिर ऐसा हो जाता है, मीट मी आफ्टर द क्लास। हाँ, पार्डन सर, पार्डन वाली बात तो ये बात हर्षिता बहुत अच्छी बोली आपने कि मेरे को जब टाइम मिलता, जैसा टाइम मिलता। तो गाइस, रिकॉर्डिंग वाले हो या तुम लाइव वाले हो या जो भी चीज करते हो तुम, तो ये तुम्हारे लिए ऑनलाइन क्लासेस बहुत फायदा इसलिए देती है कि तुम उसको कितनी बार भी देख सकते हो, और खासकर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। यानी मैं सवेरे बीमार हूँ, शाम को मेरे को अच्छा लग रहा तो मैं शाम को क्लास देख लूँ। बट ये करेक्ट। अगर मैं फेस टू फेस करने जाऊंगा तो वो बोलेगा भैया तू बीमार था, मैं थोड़ा बीमार था। तो फेस टू फेस तुम्हारी। तो आई थिंक हर्षिता, आप भी यही बोलना चाहोगे आपके सर, आप अपनी तरफ से सजेशन क्या दोगे स्टूडेंट्स को, अपने सर जूनियर्स को क्या बोलना अपने चाहोगे? खासकर जूनियर्स को? सर मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि मतलब तुम ऐसे नहीं कि हर टाइम पढ़ो, तुम अपनी मस्ती भी करो, मतलब सब कुछ करो, पर ये है, जब तुम पढ़ रहे हो तो मतलब उस चीज को थोड़ा ध्यान से करो, तो फिर वो याद रह जाता है हमेशा के लिए। फिर जैसे एग्जाम टाइम पे पढ़ना होता है तो वो बहुत इजी रहता है। मतलब पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, मतलब डेली करनी है, चाहे तुम पूरा टाइम मत करो पर थोड़ी थोड़ी रोज करनी है। ओके। ग्रेट, वेल सेड, वेल सेड। सो अल्टीमेटली मतलब आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच हर्षिता। हर्षिता के जो आखिरी वर्ड्स है इस सेशन के लिए, वो मुझे एक चीज की याद दिलाते हैं, और वो है CS कार्ड इंडिया के 5 पिलर्स। सबसे पहली जो बात हर्षिता ने बोली, कंसिस्टेंसी। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ये नहीं चलेगा कि एक दिन आपने पढ़ाई किया और 4 दिन टाटा बाय बाय, छुट्टी, मस्ती कर रहे हो। जो पढ़ रहे हो उसको ईमानदारी से पढ़ो, कंसेप्ट्स को समझने के हिसाब से पढ़ाई जो है वो करो, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, रिवीजन जो आपका है वो टाइम पे होना चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली बार आपने जिस किताब को पढ़ा था, जितना टाइम आपने उस चीज को दिया उतना ही टाइम वापस से आप उस चीज को फिर से दे रहे हो, तो दैट विल बी टाइम वेस्ट। उससे अच्छा जो चीज को आपने साइड में मार्जिन में लिख दिया या आपने चार्ट उसका बना लिया, तो वहां से आप उसको रिकॉल करो, ताकि आपका जो टाइम रहेगा वो यहाँ पे बचेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर चीज को आप लिख के वहां पे देख लो, क्योंकि जब आप खुद से लिखोगे, खुद से जब आप वहां पे राइटिंग का प्रैक्टिस करोगे, तो उससे आपको जो बेनिफिट होगा वो मिलेगा। आपका दिमाग जो है वो उसमें इन्वॉल्व होगा, इंगेज होगा, तो आपको उसका बेनिफिट जो होगा वो वहां पे मिलेगा। और पांचवा चीज जो कि और इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। जो भी चीज करनी है लाइफ में वो सब करो। मस्ती करनी है मस्ती करो, सोशल मीडिया देखना है वो भी देखो, पार्टीज में जाना है वो भी करो, लेकिन टाइम जो है उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, मस्ती के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपकी मस्ती होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप घड़ी लेके वहां पे बैठो कि इतने सेकंड के लिए, इतने मिनट के लिए मैंने ये वाला काम किया, लेकिन आपके दिल में, आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हाँ, अब मैं ये वाला काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं अपना सही समय जो है वो इसके ऊपर पूरा देने वाला हूँ, और उसके बाद में कोई दूसरा काम जो है वो करने वाला हूँ। राइट। तो दीज आर द थिंग्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली होगी अगर आपको अपना CSEET का, CS एग्जीक्यूटिव का, CS प्रोफेशनल का एग्जाम पास करना है। और या फिर मैं कहना चाहूंगा कि हर्षिता की तरह, CS कार्ड इंडिया की फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स की तरह, अगर आपको भी ऑल इंडिया रैंक जो है वो लेके आना है, और इसी तरीके से अगले इंटरव्यू में अगर आपको शुमार होना है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और इसी के साथ में हर्षिता आनंद को, सॉरी, AIR5 हर्षिता आनंद को पूरी CS कार्ड इंडिया के परिवार की तरफ से, फैकल्टीज की तरफ से, CS कार्ड इंडिया के स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एंड हम सभी लोग आपको हेड्स ऑफ तो करते ही करते हैं, साथ में हम आपको यहाँ पे थैंक यू भी कहते हैं कि आपने
इस मुकाम को हासिल करके आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो सीएस कार्ड इंडिया के परिवार के जो बच्चे हैं, उनको एक मोटिवेशन जो है वो दे दिया है कि अगर डिसिप्लिन में काम करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि सक्सेस को आप 100% हासिल करोगे, चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे। चाहे वो अंकल लोग कुछ भी बोलते रहे। राइट सर, चाहे अंकल लोग कुछ भी बोलते रहे, चाहे पड़ोसी कुछ भी बोलते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच हर्षिता, थैंक यू सो वेरी वेरी मच, एंड थैंक्स टू ऑल Congratulations, Harshita. थैंक यू सो And मच हर्षिता। Congratulations बच्चे चलिए। वंस अगेन, और सबकी तरफ Congratulations. से आपको आगे के लिए बहुत बहुत बधाई एंड बहुत शुभकामनाएं हैं, ठीक है? राइट, बिल्कुल, एंड ये 9 महीने बिल्कुल के बाद में, बेझिझक 9 महीने के बाद में फिर से इंटरव्यू में मिलते हैं सीएस प्रोफेशनल। हाँ एकदम परफेक्ट सर। एग्जैक्ट नहीं सर, एग्जैक्ट ये डेट पे नेक्स्ट ईयर, राइट सर, एग्जैक्ट यही साल, यही हाँ यही ये डेट मैं डेट वही पे बोल रहा Same date of the 26 next year, फरवरी December. 2025। एंड दिस इज योर प्रेशर टाइम नाउ। चलिए, ओके, ओके, कांग्रेचुलेशंस बेटा, थैंक यू बाय सो मच। बाय।